अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसी है आपकी आज की सुबह? मेरी आज की सुबह अच्छी नहीं, क्योंकि मैं न्यूज़ में बार बार एक ही चीज़ इस वक्त चल रही है और वो देख रही होती हूँ, तो थोड़ा सा दिल मेरा सुबह सुबह उदास हो जाता है। जब मैं घर से लेकर यहाँ तक आ रही होती हूँ ना, और गाड़ी में बहुत सारी रील्स चल रही होती हैं, तो हम न्यूज़ चैनल्स से ज़्यादा अब रील्स देख के न्यूज़ का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि आजकल दुनिया में चल क्या रहा है। अच्छा, अगर मैं बात यहाँ से शुरू करूँ कि हम ख़वातीन, हम औरतें, हम लड़कियाँ, हम फीमेल्स जो हैं, वो अपना ख़याल सबसे ज़्यादा, आपको पता है, ज़िंदगी में कब रखती हैं? सबसे ज़्यादा ख़याल उनके अंदर डिसिप्लिन आ जाता है, खाने का, पीने का, एक्सरसाइज का, हर चीज़ वो अपनी सेहत के हवाले से, अपने हार्मोन्स बैलेंस होने का, तब वो माँ बनने वाली होती है। लाइक एज मदर वो सारी चीज़ें, सारी सुस्तियाँ भूल जाती हैं। उनको होता है कि बस मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूं और मेरा जो आने वाला बच्चा है वो सेहतमंद पैदा हो। इतनी टेंस्ड होती हैं कि वज़न नहीं बढ़ा बच्चे का, या मैं कुछ सही खा नहीं रही हूँ। सारी ज़िंदगी मैंने दूध नहीं पिया, मगर जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मैं एक अलग से अलर्ट हो गई कि मुझे किस तरह कैल्शियम अपने आप को पहुंचानी है, मैंने क्या खाना है, सब्स्टिट्यूट क्या है, कौन से ऐसे दूध है जो मैं पी सकती हूँ जिससे मुझे हीक ना आए। और मैं जाहिर है इस वक्त जिस कंडीशन में हूँ तो मुझे दूध की ज़रूरत है। तो मैं अपने आप को भी, और मैंने बहुत सारी ख़वातीन को देखा है कि वो वाइटामिन्स रेगुलरली याद रख के, अलार्म लगा के ले रही होती कि वाइटामिन्स ले रहे हैं। नॉर्मली आप देखें, जब आप प्रेग्नेंट नहीं होते तो आप छोड़ देते हैं वाइटामिन्स, आप ले लिया नहीं लिया, उस वक्त आपको हर चीज़, अपने टेस्ट कराने जाना है, डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप्स के लिए जाना है। नॉर्मल डेज़ में आप सुस्त हो जाती हैं। सो एक औरत के लिए सबसे बड़ी खुशी उसकी ज़िंदगी में माँ बनना होता है। ये उसको अंदाज़ा ही तब होता है जब वो माँ बनती है, क्योंकि उससे पहले उसको लग रहा होता है हाँ मुझे महंगी गाड़ी मिल गई, हाँ मुझे महंगा बंगला मिल गया, ये सब मेरी ज़िंदगी की बेहतरीन गिफ्ट्स हैं। मगर जब वो माँ बनती है तो उसको लगता है कि इससे बेहतरीन गिफ्ट ज़िंदगी में कोई हो ही नहीं सकता। और फिर वो जी जान से अपने बच्चे की परवरिश करती है। अपनी चीज़ों में सुस्ती होती थी, लेकिन बच्चे की पढ़ाई, बच्चे के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसका करियर, उसकी सेहत को लेकर वो बहुत कॉन्शियस रहती है। मगर फिर भी माँ तो इंसान है ना कभी उससे भूल चूक हो जाती है, और उस भूल चूक का अंदाज़ा उसे होता नहीं, क्योंकि पहली दफ़ा माँ बनी होती है। तो कभी कभार कोई ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जो उसके बच्चे में कोई ऐसी चीज़ डेवलप कर जाती हैं जिसकी वजह से बड़े हो के उसको नुकसान हो। कोई माँ सच्चे दिल से ये नहीं चाहती कि उसके बच्चे को नुकसान हो। मगर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जो मैं देख रही थी, और मैं कही थी ये वीडियो कितनी दुरुस्त साबित हुई है। एक स्ट्रॉबेरी जो कि ख़राब स्ट्रॉबेरी है, उसको आप रखेंगे अगर साफ़ सुथरी, बिल्कुल फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ के बराबर, और कुछ घंटे, कुछ टाइम, कुछ एक मुश्किल से कुछ दिन देंगे, तो आप देखेंगे कि वो जो ख़राब स्ट्रॉबेरी है उसकी संगत में, उसकी कंपनी में, वो सारी साफ़ सुथरी स्ट्रॉबेरीज़ भी गल सड़ जाएंगी। तो यही आपके बच्चे हैं। आपके बच्चों को आप कितने ही अच्छा खिला पिला दें, आपके बच्चों की आप कितनी ही अच्छी तरबियत कर दें, उनको फिसलने में, उनको बिगड़ने में ये कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट, कुछ दिन, कुछ महीने लगते हैं, अगर उनकी संगत अच्छी ना हो, अगर उनकी कंपनी अच्छी ना हो। हम अपने बच्चों को कितना ही दर्स देते रहेंगे घर में, लेकिन अगर वो जो उनके दोस्त हैं उनकी कंपनी में बैठ रहे हैं, और एक सर्टन एज पर, स्पेशली टीनेज कहते हैं ना, बड़ी ख़तरनाक एज है, उस एज में वो पेरेंट्स से ज़्यादा अपने दोस्तों की सुनते हैं। और अगर दोस्त छांटी नहीं की, हमने फ़िल्टर नहीं किए, हमें नहीं पता कि वो किन दोस्तों से मिलते जुलते हैं, किन लोगों में उठते बैठते हैं, तो हम अपने बच्चों को इस तरह अपने हाथों से खो देंगे। बहुत ज़रूरी है। मैं अपने शो पे सुनाती हूँ, जिस ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, लैंडलाइंस होती थी, तो हमारे घर में 2 फ़ोन होते थे, और मैं जब भी अपनी किसी सहेली से बात कर रही होती थी, कड़क करके मेरी अम्मा की एक फ़ोन उठाने की आवाज़ और फ़ोन रखने की आवाज़ मुझे आज भी याद है। किस तरह हम पर नज़र रखी जाती थी, किस तरह पता लगाया जाता था, किस तरह बहाने से दोस्तों को घर बुलाया जाता था या उनके घर खुद जाया जाता था। ये मैंने अपनी अम्मी के एक्ट्स देखे हैं, और
उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं कि बच्चों को तुम भी ऐसे ही पालना, बल्कि वो सारी चीज़ें जब मैं रिवाइव करती हूँ अपने दिमाग में तो मुझे समझ आता है कि हम अपने बच्चों को किस तरह देखें, उन पे कैसे नज़र रखें कि उनको पता भी ना चले, और हम उनको हर नुकसान से बचा के रखें। पहले जब वो छोटे होते हैं तो वो हमारे परों में होते हैं, मगर जब हमें उन्हें अपने परों से निकालना पड़ता है, आज़ाद करना पड़ता है, फ्रीडम देनी पड़ती है, क्योंकि आजकल का हर बच्चा फ्रीडम मांग रहा होता है, आज़ादी मांग रहा होता है, अपनी उसको एक स्पेस चाहिए होती है। मगर फिर भी स्पेस किस हद तक देनी है ये हमें कौन सिखाएगा? ज़ाहिर है जब आप दूसरे माँ बाप के बीच में बैठते हैं और ऐसी डिस्कशंस करते हैं तो बहुत कुछ एक दूसरे से सीखते हैं, और आज भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। क्योंकि एक इशू जो आप देख रहे होंगे, मुस्तफ़ा और अरमगान और ये सारे केस जो हमारी नज़रों से गुजर रहे हैं, ये हमें और ज़्यादा अलर्ट कर रहे हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए और ख़बरदार होना पड़ेगा। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, आप ऐप्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बच्चों को ढूंढने के लिए कि वो किधर जा रहे हैं, क्या है, मगर साथ साथ और नुकसानात भी बढ़ते जा रहे हैं। और ज़्यादा हमें ख़बर रखने की ज़रूरत है, और ज़्यादा हमें नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ख़तरात और भी बढ़ रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद सारी मदर्स और जो कि मदर्स नहीं भी बनी उनके लिए ये प्रोग्राम देखना आज बहुत ज़रूरी है। तो रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का टॉपिक बड़ा सेंसिटिव भी है, लेकिन बड़ा रिलेटेबल भी है और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस दौर में इस तरह के तो मुझे शोज़ हर महीने या हफ्ते में एक दफ़ा तो करना ही चाहिए, क्योंकि जो भी मदर्स हैं वो बड़ी कंफ्यूज्ड हैं, उनको समझ नहीं आता वो ये करें या वो करें। जब बच्चों पे ज़्यादा नज़र रखती हैं, जब बच्चों पे ज़्यादा सख्ती करती हैं, तो बच्चे कहते हैं उनका दम घुटता है, आप हम रिस्पेक्ट नहीं करती हमारी आज़ादी की। जैसे कि थोड़ी चीज़ें मॉडर्न हो गई हैं तो हम ओल्ड स्कूल की तरह भी नहीं सोच सकते, बच्चे हमें कसूरवार ठहराते हैं, तो हम बड़े फंस से जाते हैं। समझ नहीं आता कि हम क्या करें, अपने माँ बाप को फॉलो करें कि जिस तरह हमारे ऊपर पाबंदी लगी, या लेटेस्ट जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करें। सो इन दोनों की मिली जुली कैफियत से कोई ना कोई एक हल निकालते, और आज यहाँ एक्सपर्ट्स के साथ, कुछ मदर्स के साथ बैठ के सर जोड़ के प्लान करते हैं कि हमें क्या करना है अपने बच्चों की तरबियत में, किन चीज़ों को बिल्कुल भी हमें इग्नोर नहीं करना और कौन सी चीज़ है जिस पे ज़्यादा ज़ोर देना है। सो हमारे साथ आज मौजूद है सादिया इमाम। अस्सलाम वालेकुम मदर। आज ये एक एक्ट्रेस सेलिब्रिटी की हैसियत से नहीं, बल्कि माँ की हैसियत से हमारे पास मौजूद, और फिर हमारे पास दूसरी तरफ है महम आमिर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ये तो अभी इनकी तो बेटी बहुत छोटी है, लेकिन हम अभी से इनको इंड्यूस करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है एक्चुअली। न्यू मदर्स और जिनके बच्चे मेरे बच्चे जितनी, आई थिंक अभी से ही ये स्पून फीड करना बच्चों को ज़रूरी है। बिल्कुल, हाउ टू हैंडल थिंग्स नाउ, तो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट। और हमारे साथ जाहिर है हमें एक्सपर्ट हेल्प चाहिए होगी, सारी मदर्स को चाहिए होगी, तो हमारे साथ साइमा हाशिम मौजूद हैं, जो कि साइकोथेरेपिस्ट एंड लाइफ कोच है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ऑल गुड, ठीक ठाक है? हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। और एक और जो हमारी अभी गेस्ट हैं जो रास्ते में हैं, डॉक्टर सोबी आफ्ताब, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो थोड़ी देर में भी हमें ज्वाइन इन करेंगी। तब तक हम ज़रा आपस में ज़रा गुफ्तगू करते हैं। वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई एक ऐसा केस आता है हमारे सामने जो हमें झंझोड़ता है और हमें फिर याद दिलाता है कि हमें क्या करना है अपने बच्चों के साथ। सो अभी आप देख रही हैं कि अभी बहुत अजियत होती है देख के। और आप देखिए इंसान की हसद, इंसान का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी इतनी बढ़ जाए कि आप अपने ही दोस्त को बिल्कुल जलाने पे मजबूर हो गए और आपको उसका कोई अंदर से तकलीफ नहीं है। ऐसे ही एक वाक़या एक और हमने सुना भी। हम तो जानवर भी होता है ना, जानवर को भी, बिल्ली को जब ज़्यादा हमारे साथ रह लेती है और हमें उसको दूर छोड़ के आना होता है, तब भी दिल में कुछ हो रहा होता है कि बिल्ली को हम कैसे छोड़ कर आए। और ऐसे एक वाक़या भी जो शेर को ने खा लिया। दोस्त गया दोस्त से मिलने के लिए और पता चला कि वहाँ शेर पाला हुआ है घर में। ये कराची की बात और कहीं की बात नहीं, अभी न्यूज़ में चल रही है। तो ये जब
इन्वेस्टिगेशन बढ़ी तो पता चला कि जी वो बच्चा जो उसकी लास्ट पिन लोकेशन थी वो उस घर की थी, पता चला जी वो शेर ने हमला किया और खा लिया। अब खा लिया, खिला दिया गया, क्या किया, ये माइंडसेट्स हो गए हैं हमारे। हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, और अब हमें क्या अपना जुर्म जुर्म नहीं लगता, हमें दुख नहीं होता, हम बेहिस हो गए, हम तमाशा देखने वाली कौम बनते जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि तुम्हारा मॉर्निंग शो हो या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको एक दफ़ा दस्तक दे ना, सोचने पे मजबूर करे, तो बहुत ज़रूरी है उसको देखें, उसको समझें। क्योंकि जहाँ हम फैशन की बात करते हैं वहाँ हम अपने बच्चों की, अपनी तरबियत की भी बात करते हैं, हम अपने पे भी उंगलियाँ उठाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम दूसरों को सिखा रहे हों। हम आज यहाँ 2 माएँ जो बैठी हैं, यकीन माने ये नहीं कि हमने कोई झंडे गाड़े हैं, हम इनसे सीखना चाह रहे हैं कि हमारी क्या कोताही रह जाएगी या रही है कि जिससे आगे बढ़ के हमारे बच्चे खुदा ना खास्ता, क्योंकि अच्छा बुरा ना निदा पहली दौर। एक चीज़ बड़ी खूबसूरत मेरे पापा कहा करते थे कि जब बच्ची बड़ी हो रही हो, बच्चियों के लिए उस पर शक की दीवार मत बड़ी करना, उससे दोस्ती की रस्सी को इतना दराज कर दो कि तुम्हारी तरबियत छलकने लगे उसके अंदर। तो ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के साथ अपनी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग करें। अगर माँ बाप ही हर वक्त मोबाइल में, गैजेट्स में, टीवी में लगे रहेंगे तो बच्चा फिर इर्द गिर्द अपने दोस्त ढूंढेगा। फिर वो दोस्त अच्छा भी होगा, वो बुरा भी होगा, वो तमाशबीन भी होगा, वो कातिल भी होगा, वो चोर भी होगा। फिर आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने देखना है कि मैं अपने बच्चे के लिए कितनी मुयस्सर थी। मैं थी उसके गेम शोज़ में, मैं थी जब उसको कोई गेम खेलने के लिए नई साथी मिल रहा था, मैं थी उसके साथ लूडो खेलने के लिए। मैंने कभी कहा कि आओ यार हमारे पुराने गेम्स में, मेरे यहाँ आज भी कैरम बोर्ड खेला जाता है, मेरे यहाँ आज भी लूडो खेला जाता है, क्योंकि ये गेम है जिनमें जो मुझे आते हैं, भाई इनमें मेरे साथ आके खेलो। तो क्या है ये सारी चीज़ें, आपने अपने बच्चे के साथ अपने आप को इन्वॉल्व किया या नहीं किया? ये क्वेश्चन मार्क मैं हर माँ बाप से पूछती हूँ कि आपके हाथ में मोबाइल है, आप टिकटॉक देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे रेसिपीज़ देख रहे हैं, कुछ भी देख रही हैं, लेकिन अपने बच्चे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए आपके पास सिवाय डांटने के अलावा कोई और टाइम है कि तुम ये, तुम वो, तुम वो, तुम वो, तुम्हारे मार्क्स कम, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। हम ये सब भी हमारा ही हक है, हम नहीं कहना है, लेकिन दोस्त बन के उसके कंधे पे हाथ रखना भी तो यार हमारा ही फ़र्ज़ है ना। तो मुझे लगता है कि आज के दौर में माँ बाप से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, दोस्त हमें बाहर ढूंढने पड़ने। तुम्हारे मेरे दौर में तुम्हारे पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, तुम्हारे पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, और मेरे घर में मेरी माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। जो बात मैं अपने पापा से कहते हुए डरती थी वो मैं काजिम साहब के सामने धड़ल्ले से बोलती थी। मुझे अच्छी तरह याद है, हैदर इमाम रिजवी साहब के पास मेरा एक रिश्ता है, तो काजिम साहब के पास वो रिश्ता लेके गए कि भाई काजिम ये तो तुम्हारी बेटी है, जरा इनके अब्बा से बात। ये थे वो रिश्ते, ये वो ताल्लुक, ये मोहब्बतें जो हमारे उस्ताद ने भी हमें दी थी। तो मेरा ख्याल है कि इसकी कमी अब बहुत ज़्यादा हो गई है, इसको हमें थोड़ा बढ़ाना होगा, अपने ताल्लुक में अपनी दोस्ती को बढ़ाना होगा। बिल्कुल। तो कहीं जाके हम अपने बच्चों से अच्छी वाली बॉन्डिंग करके उन्हें रोक पाएंगे। और बेटियों के लिए बहुत ज़रूरी है उनके बापों की दोस्ती। बिल्कुल। लाइक अगर आपको बेटियों को राह रास्त पे रखना है, बिल्कुल, सो जाहिर है हमारे घर में बेटियां ज़्यादा थीं और मेरे हस्बैंड के घर में बेटे ज़्यादा थे, तो वो मुझे बेटों की परवरिश करना थोड़ा बहुत सिखाता था और मैं उसको बेटी की परवरिश करती। मैं उसको कहती थी कि तुम अगर अपनी बेटी को अपना दोस्त बना लोगे तो वो इधर उधर उसको दोस्त ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। सो ये वाली बात हकीकत है कि और आदमियों को बेटों को भी दोस्त बनाना होता है एक सर्टेन टाइम पर आकर, मगर ये बड़ी एक नज़ाकत वाली चीज़ें हैं। क्यों ना हम इसकी रिसर्च आज करें। डॉक्टर सोबिया भी आ चुकी हैं तो उनको भी भेज दीजिए ताकि वो भी हमारी जो कॉन्वर्सेशन है उसका हिस्सा बन सके। जरूर। अस्सलाम वालेकुम जी, आ जाओ। अच्छा, बिल्कुल, माइक भी लग गया। अच्छा जी, हमारे पास एक मदर है हिना, वो हम अब पहले छोटे मसाइल से शुरू करेंगे जो कि हमें शायद लगता है बड़े पेटी इश्यूज़ हैं, मगर वो आगे चल के हो सकता है कि मुश्किलात बेयर करनी पड़े एज पेरेंट इन लोगों को। जी मेरे साथ इस वक्त है मौजूद हिना, क्या प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम निदा। वालेकुम निदा, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मेरा बेटा ना 14 साल का है
जी। और ये जैसी ग्रोइंग एज होती है कि इसमें माँ बाप की या किसी बड़े की कोई भी नसीहत या बात ना बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, वो अपने अगेंस्ट ही लगती है। मेरे बच्चे के अंदर अभी एक आदत बहुत ज़्यादा बढ़ती ही चली जा रही है कि वो आर्ग्यूमेंट्स बहुत करता है। इतने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करता है, अगर मैं उसे कोई भी बात समझाने की बताने की कोशिश करती हूँ ना, वो आगे से जवाब पे जवाब, जवाब पे जवाब, और वो होते होते बदतमीज़ी तक पहुँच जाती है। और ये इतनी बात मतलब बढ़ जाती है कि या तो मैं गुस्सा होके शाउट करूं या वो चिढ़ के आगे से कोई चीज़ फेंक के चला जाए। और ये आदत अब उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब मेरा एक उससे छोटा बेटा भी है, मैं ये डरती हूँ वो ये चीज़ देखेगा तो वो भी यही चीज़ अपना लेगा। तो मेरे लिए समझ से बाहर है कि मैं उसको किस तरह समझाऊं, क्योंकि समझाने की कोशिश में वो इतना ज़्यादा बदतमीज़, मतलब एक लाउड हो जाता है और शाउट करना शुरू कर देता है, आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू कर देता है कि बिल्कुल कंट्रोलेबल हो जाता है। तो मैं बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा कि उसको किस तरीके से हैंडल करूँ, क्योंकि ये एक एज भी ऐसी है कि इसमें हर चीज़ बस आपके मियाँ के साथ भी ऐसे ही करता है या सिर्फ आपके साथ? मेरे साथ ज़्यादा करता है, बाज़ दफ़ा अपने बाबा के साथ भी वो बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है। तो फिर बात मेरी तरबियत पे आ जाती है कि तुम सही नहीं सिखा रही हो, तुम नहीं देख रही हो, तुमने इसको नहीं समझाया। तो आपको पता है वो बात घूम के तो फिर यही होता है कि माँ ने सही तरबियत नहीं करी। तो बस मैं इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता कि मैं उसको किस तरह कंट्रोल करूँ। अब एज बढ़ती जाएगी तो वो ये चीज़ और ज़्यादा ही उसकी बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, यहाँ आके ना पेरेंटिंग, आपको पता है किसके कोई कोर्सेज तो होते नहीं। तो यहाँ आके ना सारी माएँ फंसती हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे ये हूँ या कोई भी हो। एक टीनेज का एक हार्मोन जो कि अब रिसर्च कहने लगी है, शायद हमें पहले नहीं पता था कि वो टीनेज में हार्मोन होता है और वो ऊपर नीचे होता है तो बच्चे खुद पागल हो जाते हैं, उनको खुद समझ नहीं आ रहा होता। ज़रा पुबर्टी वाली भी इनकी एज होती है। सो वो हमारी एज में, टीन एज में हार्मोन चेंज नहीं हो रहा, हमने भी किए हैं, हमें याद नहीं है। हो सकता है हमने भी अपनी अम्मी से ज़बान चलाई हो, या हो सकता है हमें कह देते थे अम्मी आपको क्या पता। हाँ, तो हमारा तरीक़ेकार अलग है, आजकल के बच्चों का अलग है। सो अब कैसे हैंडल करें इस चीज़ को? सो इसमें मैंने उनकी बात सुनी, इसमें कंसर्न की बात ये है कि वो शॉर्ट करके क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है, ठीक है। ऐसा क्या है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए शॉर्ट करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जितनी ज़ोर से वो शॉर्ट कर रहा है उतना ही तूफान अंदर में है, ठीक है। अंडरलाइन जो इशू है उसको समझने की ज़रूरत है कि कौन सी अनमेट इमोशनल डिज़ायर्स हैं उसकी। क्योंकि देखिए जब कोई बच्चा शॉर्ट कर रहा होता है ना, बहुत आसान होता है, पेरेंट्स या दूसरे लोग भी कहते हैं बदतमीज़ है, शॉर्ट कर रहा है, बैड लेबल करना ना बहुत ईजी है। लेकिन ये याद रखिए जो केयर गिवर्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनकी रिफ्लेक्शन होता है बच्चा, ठीक है। बहुत ही आम सी बात है जो हम कहते हैं, बरसों से सुनते आ रहे हैं, अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। ये तो गैरों के लिए होती है। इमेजिन पेरेंट्स का कितना इन्फ्लुएंस होता है बच्चों के ऊपर, ठीक है। आपके घर आपकी जिम्मेदारी रहेगी हमेशा, आप इससे निजात नहीं पा सकते ये कह के बच्चा ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है। सबसे पहले तो उसकी डिज़ायर्स मालूम करें, उसके लिए ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। इतनी सेफ्टी, इमोशनल सेफ्टी आपके घर के क्लाइमेट में, होम क्लाइमेट में होनी चाहिए कि वो आपको बता सके, राइट। एंड ऑल्सो आपने कहा कि क्या करना चाहिए, करना ये चाहिए कि जब वो शाउट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी फिर मैं भी शाउट करती हूँ, ठीक है। वो शाउट कर रहा है, आप शाउट करेंगे, फिर वो शाउट कर रहे हैं, वो और शाउट कर रहे हैं, कहीं कोई रेजोल्यूशन नहीं है। वो जब शॉर्ट कर रहा है तो इनको काम रहने की ज़रूरत है, उसके साथ एक कंपटीशन में आने की ज़रूरत नहीं है, अथॉरिटेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर में जो ना ये भी चल रहा होता है पेरेंट्स का, इसकी मजाल मेरे सामने बोले। बिल्कुल, अब देखो मैं इससे ज़्यादा ज़ोर से बोलती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जब ये एक कंपटीशन जब आ जाएगा ना, तो कोई भी स्टेप बैक नहीं होगा, सब एक दूसरे से बढ़कर करना शुरू हो जाएंगे। अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन रखें, राइट। जब अपने आप, इनकी रेगुलेशन जो है ना, इनकी इमोशनल रेगुलेशन बच्चे की इमोशनल रेगुलेशन है, ये याद रखें। ये बात सिर्फ ऐसी किताबी बात नहीं है, बल्कि हकीकत है। और आसान करके समझाएं। हाँ, मतलब ये कि जिस तरह से ये बिहेव करेंगी, जो इनके बिहेवियर होगा, वो सूनर और लेटर बच्चे में आएगा। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा बदतमीजी करता रहेगा। ये आजमा कर देखें, जब वो शाउट कर रहा है उससे आराम से बात करें, उसका हाथ ऐसे पकड़ के उसको कहें कि क्या प्रॉब्लम है, आई कैन सी यू आर अपसेट, तुम अपसेट हो, मैं देख पा रही हूँ कि कोई परेशानी है। उसकी शॉर्ट पे मत जाएं, शॉर्ट उसने किया है, क्योंकि एक बात को लेकर ना पेरेंट्स बैठ जाते हैं, जो कि ठीक है, समहाउ फेयर भी है कि बुरा लग रहा है पर बच्चा शॉर्ट कर रहा है, लेकिन आप ये देखें कि शाउट क्यों कर रहा है।
जो वो बताना चाह रहा है आपने वो निकलवाना है और उसको सॉल्व करना है अपने बच्चे के साथ, उसका साथी बन के रहना है। कोई ऐसा नहीं कि आप मतलब कोई एक ऐसी सीट पे बैठे हैं कि आपने ऑर्डर देना कि तुम ऐसे बन जाओ वैसे बन जाओ, नहीं, वो एक अलग इंडिविजुअल है, उसको उसी लिहाज से रिस्पेक्ट देनी है, ट्रस्ट बिल्ड करना है। उससे पूछें कि क्या बात है, तुम्हें क्या चीज़ परेशान करी, थोड़ा सा बताएं कि मैं माँ हूँ, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगी। उसको जब ये एश्योरेंस मिलेगी ना कि मुझे समझा जाएगा, वो बताएगा। डॉक्टर साहब देखिए मैं आई एम सॉरी मैं यहाँ कट करूँगी। बच्चे जब गेम खेल रहे होते हैं, जो ज़्यादातर जो आजकल के दौर में जो लड़ाइयाँ माँ और या बाप और बच्चे के बीच में हो रही है, बच्चे गेम खेल रहे होते हैं और जब माँ बाप उनको उस गेम को रोकने को या दूसरी चीज़ जो ज़रूरी चीज़ है उस पर तवज्जो देने को कहते हैं, तो उस वक्त रिफ्ट्स बहुत ज़्यादा पैदा होती है। वो उन्होंने गेम छोड़ना नहीं होता, वो इतने जज्बाती उसमें हुए होते हैं और वहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं। सो अब थोड़ा सा इशू ये है कि आप या तो बच्चे को पूरी रात बैठ के गेम खेलने दें, अगर फिर या तो फिर उनका हाथ पकड़ के वो ना बच्चे को होता है कि अच्छा मैं लाउड होता हूँ तो ये काम हो जाती है, चुप हो जाती है, तो ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, तो मैं तो हमेशा ऐसे कर लूँ। फिर कैसे टैकल करें? देखिए, हियर कम्स डिसिप्लिन, जो शुरू से आपने घर में रखा है। जब आपको ये लग रहा था बहुत छोटा है, इसको थोड़ा पता चलेगा, पूरी रात चाहे जागते रहे, माँ बाप साथ जागता रहेगा, कोई बात नहीं, से स्कूल थोड़ा ही जाना है, वो एब्जॉर्ब कर रहा था। क्योंकि बहुत अरसे तक पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चे को समझ नहीं आ रहा, या अभी ट्रेनिंग का टाइम, हाँ अभी तरबियत का टाइम नहीं आया, थोड़ा बड़ा तो हो जाए, स्कूल जाने लगे, पल से समझ आता है जब वो और फिर एक बात ये आपने बहुत आमतौर पे सुनी होगी, बड़ा होकर समझ जाएगा। क्या से समझेगा? खुद सीख जाएगा। कैसे खुद सीख जाएगा? खुद सिखाना तो आपने था, अब आप उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं कि खुद सीख जाएगा। ऐसा नहीं होता। डिसिप्लिन निदा बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने शुरू से रखा है। एंड आई टोटली अग्री, आई एम ऑल्सो मदर, मैं जानती हूँ ये बात कि वो आजकल जो सोशल मीडिया या गेमिंग वो सब चीज़ें, हमें इतना एडिक्शन हो जाता है तो बच्चों की क्या बात करें। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आपको हर वक्त जो है ना, हर वक्त से मुराद जो ऑफन आपको इसके ऊपर बातें करनी होगी, ठीक है, कि ये चीज़ ठीक नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दें उसको, तुम नहीं करोगे, ऐसे कमांड नहीं देनी है। उनके साथ बात करें, आपकी बैंडविड्थ एक हो। जी, आप सादिया कुछ कह रही थी, सॉरी। नहीं ये कह रहे डॉक्टर साहब फिर। हाँ जी, बिल्कुल। इसमें देखिए जो निदा आपने थोड़ी देर पहले बात की थी ना, अब जो इस पर्टिकुलर बच्चे के केस में है ना, तो पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है, 11 ईयर्स के बाद आपने पिबर्टल चेंजेस की बात की है, अभी वो जो बच्चे का बिहेवियर है ना, वो बदतमीज़ी नहीं है, ठीक है, वो डिसोबीडियंस नहीं है, क्योंकि 11 के बाद जैसे ही प्यूबर्टल एज आनी शुरू होती है तो इतनी हार्मोनल सर्ज होती है, यानी हार्मोनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो बच्चा अपने कंट्रोल में ही नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। तो उसमें ये बहुत नेचुरल है। कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिल्कुल आइसोलेटेड होते हैं, बातचीत बंद कर देते हैं, और कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, हाइपर हो जाते हैं। छोटी सी भी बात होगी, यानी अगर आप देखेंगे नॉर्मल भी आप बात कर रहे हैं ना, तो आप नॉर्मल बात नहीं कर रहे, आप चीख के बात कर रहे होते हैं। तो वो क्योंकि इतना हार्मोनल सर्ज होता है, अगर पेरेंट्स इस चीज़ को उस वक्त अंडरस्टैंड कर जाएं कि ये इनके हाथ में नहीं है, तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट होगा भी नहीं। और अक्सर जैसे वो बार बार वो एक बात कह रही है ना कि कम्युनिकेट करें, हम बच्चे के साथ कन्वर्सेशन नहीं करते, हम कन्फ्रंटेशन करते हैं। तो जब आप कन्फ्रंटेशन करते हैं, इसका मतलब है हम उसके बिहेवियर पर डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, उसे ये बता रहे हैं ये सही नहीं है। वो फिर जब आप उसके साथ, क्योंकि ऑलरेडी एक इंटरनल तो आपके चीज़ें हाथ में है, कंट्रोल में है नहीं, और फिर आगे से पेरेंट्स भी जब उसके साथ कन्फ्रंटेशन पे आते हैं, तब चीज़ें जो है वो वर्स्ट होती हैं। अब जैसे आपने कहा वो गेम देख रहा है, आपने नोटिस कर लिया कि वो गेम देख रहा है, दैट इज़ नॉट द राइट टाइम कि इस वक्त आप जाके उसे रोकें और उसे कहें कि ये नहीं करना। उस वक्त जो कर रहा है कर लेने दीजिए, भले सुबह स्कूल में सो जाए। आप सब जब वो दूसरे दिन जब काम डाउन हो जाएं चीज़ें, आपकी भी अपनी इमोशंस आप भी कामनेस में आ चुके हैं, फिर आप उससे बात कीजिए कि बेटा ये जो आपका बिहेवियर था, इस पे नाउ सेट द बाउंड्रीज। जैसे डिसिप्लिन शुरू से होता है, बच्चों के साथ बाउंड्रीज सेट की जाती हैं। बाउंड्रीज़ का ये होता है, आस्क देम कि उन्हें ज़िंदगी में क्या क्या चाहिए। गेम्स चाहिए होते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाना चाहिए होता है। टेल देम व्हेन, कब, एक आप शेड्यूल बनाएं उनके साथ कि कितनी देर उन्होंने जो है वो गेम खेलनी है, कितनी देर फ्रेंड्स के साथ बात करनी है, पढ़ाई को कितना टाइम देना है, सोना कब है। वो शेड्यूल खुद बनाएंगे एंड आस्क देम कि अगर ये ब्रेक होता है तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। वो भी उन्हीं से पूछें कि क्या इसकी, यानी हम पनिशमेंट नहीं कह रही हूँ, पनिश इनडायरेक्टली हम कहते हैं कि नेगेटिव क्या इसका क्या होना चाहिए, यानी आपको भुगतना क्या पड़ेगा। पनिशमेंट क्योंकि आप कहते हैं नहीं देनी अगर चाहिए, आपने लेकिन आपने खुद कहा मुझे 2 घंटे चाहिए और 2 घंटे से एक्सीड किया तो इसकी क्या
यानी Consequences कॉन्सिक्वेंस होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंस, और फिर आपने उसे अब वो कॉन्सिक्वेंस ये है कि आपने उसको जो है मे बी कि उसने कोई चीज़ उसके डिज़ायरेबल है, आपने वो ले ली। उसको टीवी देखना था, उसे वीकेंड पे कहीं जाना था, उसे फ्रेंड्स के पास जाना था, आपने उसने खुद डिसाइड किया हुआ है कि कॉन्सिक्वेंस भी उसी को डिसाइड करने दें। अच्छा, जब वो सिचुएशन आती है कि उसने रूल ब्रेक किया, वहाँ आर्ग्यू नहीं करना है। और ये रूल्स कहीं लिख के आपने, जैसे आप फ्रिज पे भी तो लिख के लगाते हैं ना, ये चीज़ें हैं घर पे, इसी तरह से इसके रूम में कहीं डोर पे वो डिस्प्ले कर दें कि उसने क्या, अगर ये होगा तो रूल ब्रेक होगा तो ये है। आपने सिर्फ उसको पॉइंट आउट करना है कि सी द ये दिस इज ब्रेक, दिस इज ब्रोकन। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बच्चों की तरबियत पे लेकर एक हमने शो सोचा डिज़ाइन करें ताकि हम जो हमसे कोताहियाँ अभी रह गई हैं तो उसे हम कंप्लीट कर सकें, क्योंकि बड़ी कन्फ्यूजन होती है आप जो बच्चों को। अब जैसे माहम की बेटी अभी छोटी है, 3 साल की, 3 साल की है, तो अभी ना सारा दिमाग इसमें होता है कि उसको अच्छा खिला दें, उसको हेल्दी खिला दें। अभी सारा दिमाग उसमें होगा कि उसके माइलस्टोन्स वो सही एज में कंप्लीट कर ले, फिर स्कूल का एडमिशन, ये वो सारी उसी में चीज़। हाँ निदा, पर एक चीज़ मुझे अक्सर मेरी अम्मा भी बोलती है कि अच्छा अभी छोटी है पर अच्छी बात है कि तुम उसे ये अभी से बता रही हो। कुछ आदतें जैसे मैंने उसकी शुरू से खुद से करना शुरू की थी उसके सामने, और उसके साथ जैसे कोई भी चीज़ हो, चाहे उसकी क्लीननेस की बात हो, सफाई की बात हो, उसकी चेंजिंग की बात हो, उसको ये पता है कि अच्छा मेरा बेड रूटीन ये, जब मैं सोने जाना है तो मुझे सब कुछ करना पड़ेगा, एक भी चीज़ मिस होगी तो वो बेड रूटीन कंप्लीट नहीं होगा। हालांकि बहुत बेसिक सी बात है, पर मुझे लगता है सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आई थिंक यू वुड अग्री विद दिस, और आप भी, कि अगर छोटी छोटी चीज़ें, वही वाली बात जो आप खुद प्रैक्टिस कर रहे होते हो, प्रैक्टिस एंड देन प्रीच ना वाली बात होती है। मैं उसको बोलती ना हूँ कि ये करना है, लेकिन मैं उसका बिल्कुल ऑपोजिट करूँ, मैं नहीं कर सकती वो। तो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे वो अभी कोई भी चीज़, वैसे आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, दूसरे बच्चे भी हैं घर में जो उससे एज में काफ़ी बड़े हैं, एक 13 साल की है माशाल्लाह और एक 10 साल का बच्चा है। वो मेरे सामने के, जब मेरी शादी हुई थी तो वो बहुत छोटे थे, अब वो माशाल्लाह इतने बड़े बड़े हो गए कि अब वो अपनी चीज़ें अपने तरीके से करते हैं। और ज़ाहिर है हादिया और उनमें एज डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि मैं उनको फोर्स भी नहीं कर सकती बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन वो बच्चे ज़ाहिर है जब वो देखते हैं कि अच्छा हादिया है, तो मैं उनको भी साथ साथ ये बता देती हूँ कि देखो तुम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि जो तुम लोग करोगे वो एग्जैक्टली वही करेगी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होंगी वो देख के पिक करती है, और वो इतनी ज़्यादा, बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, आम जबान में तो रट्टू तोता होते हैं, जो आपने बोल दिया वही रिपीट कर रहे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। तो जैसे कोई चीज़ उसको वो देते भी हैं ना अगर, तो मैं हमेशा जाके उसके साथ जाके उससे पूछती ज़रूर हूँ कि ये आप उठा कर लाई हैं या आपको उन्होंने दिया है, और अगर खेलने के लिए दिया है तो आप वापस कब करेंगी। एक बहुत छोटी सी आदत बच्चों में अक्सर होती है, मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर करती है, आई थिंक दूसरी माओं के लिए शायद इतनी बड़ी बात ना हो, और शायद हो ही ना ऑल टुगेदर, मैं शायद ज़्यादा सोचती हूँ कि जब बच्चा किसी के घर जाता है, छोटी छोटी चीज़ों को देखता है, फिर वो आके ज़िद करता है कि उसे वही चीज़ चाहिए। आजकल के ज़माने में गैजेट्स इतने ज़्यादा है कि अगर उस बच्चे के पास गैजेट है तो उसके पास होना ज़रूरी है, स्कूल्स में भी। वैसे ही बच्चे किसी के घर जाते हैं, कोई टॉय उनको पसंद आता है, और हम प्यार मुरव्वत में कह देते हैं कि ये हाँ ले जाओ बेटा, कोई बात नहीं। ये बात मैंने पहले दिन से हादिया के दिमाग में डालना शुरू किया। उसको ये पता है कि अच्छा मैंने खेल लिया पर मुझे छोड़ के आना है, लेकर नहीं आना। मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें रियली मैटर्स के, मैं वो बड़ी होती चली जा रही है तो उसको ये पता होना चाहिए कि अच्छा ये बहुत सारे बच्चे जब घर आपके मेहमान आते हैं जी, और वो खिलौनों पे हाथ रखते हैं और वो लेके जाना है, फिर हम मुरव्वत में अक्सर बोल भी नहीं सकते कि जी ये मेरे बच्चे का है, अच्छा चले ले, कोई बात नहीं बच्चा है ले जाओ। अक्सर कोई प्यार में भी कर रहा होता है तो मैं उन्हें ये कहती हूँ अगर आपको इसको देना है ना, यू कैन प्रोबेबली गिफ्ट हर लेटर, या आप उसको दे सकते हो, पर आई डोंट थिंक सो कि ये आइडिया अच्छा है कि आप उसको, मतलब आई वुड अप्रिशिएट कि आप ये उठा के ले आओगे और बच्ची को उन्होंने दे दिया कि नहीं मैंने दिया है, लेकिन उसको ही आदत हो जाएगी कि मैं किसी के घर जाऊंगी, कोई चीज़ पे जिद करूंगी और वो मुझे मिल जाएगी, और वो वाली जिद, क्योंकि अब वो हादिया भी चीज़ें नई नई इमोशंस अनलॉक हो रहे हैं ना उसके, तो वो चीखना चिल्लाने वाली बात जो अभी कर रहे थे, तो मैं अभी भी सोचती हूँ कि बड़े बच्चे करते हैं, ये छोटी भी करती है वो वाले कि अच्छा कोई चीज़ नहीं मानी जा रही तो जिद करना है। अभी रिसेंटली 2-3 चीज़ें इस तरह की तो मैं सोची इसको हैंडल कैसे करूं। पहली दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुई थी, यार ये क्या क्यों चीख रही है ऐसे, मतलब मेरे लिए बिल्कुल नया था, ये क्या कर रही है। नेक्स्ट टाइम पे मैंने इसको देखा, मैंने कहा अच्छा ये चीखेगी, मैं पूरा करूंगी, ये एक साइकिल बन जाएगा। तो अब ये कितना भी रोले मैं इसको बिल्कुल आराम से, मुझे उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा जल्दी स्नैप आउट करती हूँ अब, लेकिन मैं इसको बोला अच्छा ठीक है आप पहले रोलो, जब आपकी बात मुझे समझ में आएगी ना, जब आप आराम से बात करोगी फिर विल टॉक। जैसे मुझे किसी ने समझाया था, इसी तरह का मैं शो करी थी, तो किसी एक्सपर्ट ने कहा वो बच्चे की ना जिद की मिनट्स पढ़ते जाते हैं। अब वो 10 मिनट तक रो रहा है, आपने 10 मिनट में 1 सेकंड पहले उसकी जिद पूरी कर दी,
उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा 11 मिनट। अब वो 11 मिनट तक रो रहा है, आप वेट करें, फिर आपने 11 मिनट से कुछ देर पहले वो 12 मिनट करे। इस तरह उसका जिद का जो उसको पता है कि मैं रोता हूँ या मैं रोती हूँ, मुझे पूरी हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो ये आपको उसकी ख्वाहिश जो बिल्कुल है। अभी रिसेंटली अभी हम एक जगह पे थे, वहाँ पे वो जो बच्चों की गो कार्टिंग और कार्ट्स और गाड़ियाँ जो होती हैं, हम साथ में खड़े थे, वो कार चला रही थी, उसने अच्छे खासे राइड्स लिए। उसके बाद उसने बोला उसको दोबारा जाना है। सो आई सेड ओके, मम्मा हैज़ टू डू समथिंग लाइक दिस एंड देन मैं आपको ले जाऊँगी। वो उसको समझ में नहीं तो समझ ही नहीं आया ना, तो वो उस पर उसने इतना चीखना चिल्लाना शुरू किया। एक तो थोड़ी बहुत जानी पहचानी शक्ल है तो लोग पलट के पहले देखते हैं कि अच्छा जी इनका बच्चा भी कर रहा है ऐसे, नहीं भाई हमारे बच्चे भी करते हैं ऐसे। उसने और मेरे लिए बिल्कुल नया हो रहा था कि हादिया इस तरह से चीख रही है, अपने आप को छोड़ रही है और फिर फाइनली जमीन पे लेट गई। और मैं उसको देख, मैंने बोला ओके अच्छा अब हम अब क्या करना है, लोग तो देख ही रहे हैं, कोई बात नहीं, सबके बच्चे ऐसे करते होंगे, मुझे इसलिए देख रहे हैं कि मुझे शायद जानते हैं थोड़ा बहुत। मैंने उसको सिर्फ उठाया, मैंने कहा हादिया अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप यही करेंगी हम वो चीज़ करेंगे ही नहीं। आई एम सॉरी, जितना आप चीखेंगी वो चीज़ नहीं होगी। हालांकि मेरे दिल में था कि अल्लाह इतना बोल रही है, इसको करा देती हूँ एक और राइड। फिर मेरे दिमाग में वो भी चल रहा था कि अगर मैंने अभी ये किया ना, ये इसका पैटर्न बनेगा कि चीखना चिल्लाना है, लेकिन आई थिंक आई नीड टू पुट स्टॉप ओवर देयर। उसके लिए समझना, वही वाली बात कि तो बहुत छोटा भी कहाँ समझेगा कि नहीं, बच्चों को समझ में आती है, शायद थोड़ी मुश्किल से आती होगी लेकिन समझ में आती है। माँ बाप की टोन जैसे हम समझते थे, आई एम श्योर वो भी समझते होंगे। मैं तो अम्मा आँख से देखती थी और बोलते थे अच्छा कुछ गलत कर दिया है। अब के बच्चों को आँख दिखा तो बच्चे बोलेंगे क्या हुआ, क्यों घूर रहे हो या क्यों चीख रहे साथ साथ। तो हाँ आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें फ्रस्ट्रेशन बढ़ा देती हैं कि एक्सपर्ट्स बैठे इतने सारे, मैं इतना सब कुछ बोल रही हूँ, पर हाँ ऑनेस्टली अगर आप भी उस बच्चे के साथ उसी के लेवल पे आके चीखोगे तो फिर आपका बड़ा होना किस फायदे का। लेकिन एक चीज़ और यहाँ ऐड करना, उस माँ से भी ये कहूँगी तुमसे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं हर वो बात करती हूँ जो मैंने अपनी पर्सनली अपनी ज़िंदगी में अप्लाई की हो। मेरा भतीजा बिल्कुल ऐसी, मैंने भी डॉक्टर साहब को बताई थी, वो बहुत हाइपर था। उसको ये एहसास ही नहीं होता था कि वो बाप के सामने बात कर रहा है या माँ के सामने बात। मैं पिंडी गई भी थी तो किसी काम की वजह से वो रूप मेरे सामने भी एक दिन हुआ, नज़र आ गया मुझे। मैं देखती रही और मैं सिर्फ गई और जाके मैंने उसको गले लगाया। ये मैं करती हूँ। वो इतना रोया, कहता सादा, मुझे सब सादा कहते हैं, कोई फुप्पो नहीं कहता, कोई खाला नहीं कहता। इमोशनल नीड पूरी हो गई ना। कहता सादा किसी ने कभी गले ही नहीं लगाया, कभी किसी ने पूछा ही नहीं। मम्मा को सिर्फ ये प्रॉब्लम होती है कि मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं खाना क्यों नहीं खा रहा, मैं क्यों नहीं कर रहा, कोई मुझसे भी तो पूछे। और मैंने सिर्फ अपने भाई भाभी को गौर से देखा, आज वो माशाल्लाह तंजानिया में जॉब कर रहा है। और मेरी भाभी मुझे हमेशा कहती है तुम्हारा वो एक एक्ट मेरी ज़िंदगी सवार है। मैं आपसे उस माँ से कहना चाहूँगी, मैं अपनी बेटी के साथ करती हूँ, बच्चा बोल रहा हो बोलने दे, वो कथारसिस उसके निकलने दे, उसने किसी और के आगे नहीं बोलना। अच्छा वो आपके सामने बोल रहा है, सिर्फ एक दफ़ा उसे गले से लगा दें। आप जब गले से लगाएंगी आपका अपना गुस्सा भी ठंडा होगा और उसको ये पता चलेगा कि ये जो ठंडक है ना, ये उसे किसी से नहीं मिलती। अच्छा एक टाइम, एक सर्टेन एज बाद अम्माएं बेटों को गले लगाना छोड़ देती। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है। हमारे माशरे में ऐसा होता है कि वो मतलब लाइक बच्चे को बहुत शायद कभी उसको नीड हो इमोशनल, बिल्कुल, और हमारे माशरे में अम्माएं हो जाती हैं थोड़ा, उसको शेम किया जाता है ना, यू नो, दूसरे लोग की तो शेम कर रहे होते हैं, इतना बड़ा हो गया अभी गले लगा रही है। बड़ा या छोटे की बात नहीं है, वो उसकी माँ है, उसकी रिलेशनशिप तो देखिए, उसकी इमोशनल नीड हमेशा रहेगी कि मेरी माँ मुझे गले लगाए, मेरा बाप मुझे गले लगाए। जैसे मर्द रोते अच्छे नहीं लगते, मर्द को भी तो रोना है, मर्द भी तो हर्ट इतना शेम किया है कि मर्द बेचारे को पत्थर बना दिया। हाँ, कि नहीं रो नहीं सकता, और अगर रो रहा है तो हाय आदमी होके रो रहा है। अच्छा, और सारी खवातीन यही रोती हैं कि उनको तो एहसास नहीं होता, उनको इसलिए एहसास नहीं होता कि हमने उनको ऐसा बना दिया है। आप उनका बचपन से कह के बेटा मर्द नहीं रोते, लड़के नहीं रोते, लड़की हो ना, लड़की जाहिर है वो कठोर होंगे, वो पत्थर होंगे। जब आपने उन्हें कहा कि नहीं रोते तो आपने उनको ये सिखाया, तो जब वो आपको रोते हुए देखेंगे तो फिर वो उस तरह से बिहेव नहीं करेंगे। एंड आल्सो ये करते हुए, यस प्लीज, आप रिसर्च भी है जो भी सादिया ने भी बात की है कि हर इंसान को 8 हग्स अ डे चाहिए। और अगर वो उसकी इमोशनल नीड्स के लिए या टू फील सिक्योर, वो बहुत ज़रूरी है। तो वो अब फिर चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो या बच्ची हो, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पेरेंट्स के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इवन ये हर वो रिश्ता, माँ हो, बहन हो, बेटी हो,
भाई बहन भी आपस में, आप यकीन माने इतना ज़रूरी है। ये मैंने अब जाके समझा, मुझे भी कोई अकल शुरू से नहीं आई। यकीन माने ये जो शोज़ हम करते हैं या ये जो दुनिया हमने घूमी या जो हम रिसर्च करते हैं चीज़ों को, अब जाके, अभी मेरा परसों डिनर था, मेरे भाई की बर्थडे थी, मेरा ख्याल है कि अब तो मेरी आदत है, इतनी जोर का मैं उससे गले लगी ना, मैं कहा भाई अभी छोड़ना नहीं, अभी छोड़, अब पापा की खुशबू आ रही है तुम्हारे अंदर से, उसके आंसू निकलना शुरू हो गए। तो ये वो फीलिंग होती है, आप यकीन माने भाई बहनों की, हम जो आपस में एक दूसरे से दूरियां पैदा हमने खुद पैदा कर दी होती हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम बड़े हो गए, वो तो बड़ा हो गया, उससे बुरा लगेगा। अरे क्या बुरा लगेगा, जब वो तुम्हारे झूठ छुपा रहा था, तुम्हारे टूटे हुए गिलासों को अपने जिम्मे ले रहा था, तब भी तो वो तुम्हारा भाई था ना। और वो खुद से सोच लिया कि उसको बुरा लगेगा, आपने खुद अज्यूम किया, उससे पूछा तो नहीं है। अच्छा, अब हम इसको रोल करके हम चलते हैं अगले ज़रूर उसकी तरफ। मरियम हमारी यहाँ पे माँ है और देखते हैं उनको क्या प्रॉब्लम है। जी अस्सलाम वालेकुम मरियम। जी वालेकुम अस्सलाम निदा। जी मरियम जी, मैं अभी जिस मसले की तरफ बहुत मैं डिप्रेस हूँ, वो ये है कि मेरे बेटे के अंदर चोरी की आदत आ गई है। कई अरसे से हमारे घर में पैसे का इधर उधर होना, मेरी कभी अलमारी से गायब हो गए, कभी मेरे पर्स में गायब हो गए, मैं समझी कि मैंने भूल के कहीं और रख दिए होंगे। लेकिन मैंने जब अपनी आँखों से अपने बेटे को अपने बाबा की जेब से पैसे निकालते हुए देखा, यकीन करें मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि मतलब बग़ैर पूछे वो निकाल रहा है। लेकिन मैंने पहले अपने बेटे को बड़े प्यार से समझाया, मैंने कहा बेटा आपने बाबा के पर्स से आपको कुछ चाहिए था, आपने पैसे निकाले? तो नहीं मामा बिल्कुल नहीं, मैंने तो नहीं निकाले, बिल्कुल नहीं, मैं तो वहाँ गया ही नहीं, मैंने देखे ही नहीं। और अक्सर ये होता था कि वो रात को आके अपनी शर्ट वगैरह अपनी पैंट वगैरह टंगा रहे वहाँ और मुझसे सुबह पूछ रहे हैं मेरे जेब में पैसे थे, क्या तुमने लिए हैं? मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं लिए, मैंने तो देखे भी नहीं। अब ये ऐसी आदत उसके अंदर हो गई है कि मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी का बायस बनती जा रही है। अच्छा, जब मैंने उससे पूछा कि बेटा आपने ऐसा किया है और मैंने अपनी आँखों से आपको देखा है, तो वो चीखना शुरू हो गया कि नहीं आप ऐसी कैसे बात कर सकती हैं, आपने अपने बेटे पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, मैंने ऐसा नहीं किया। एक दफ़ा मैंने उसके बैग में महंगी स्टेशनरी देखी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा ये तो मैंने नहीं दिलाई ना, आपके बाबा ने दिलाई, ये कहाँ से आई? तो उसने फ़ौरन कहा कि मामा मेरे दोस्त ने ना गिफ्ट दिया था। मैंने कहा बेटा इतना महंगा गिफ्ट कोई कैसे देगा? तो वो फ़ौरन कहा कि मामा आप छोड़ दें, आप अगर नहीं दे सकती हैं, किसी को नहीं देती हैं तो क्या समझेंगे कोई नहीं देगा, उसने मुझे दिया है। अब मैं इतनी परेशान हूँ, और अभी जो रिसेंटली मेरे साथ 2-3 दिन पहले हुआ, उसकी वजह से मेरी रातों की नींदें उड़ गई हैं। मेरे घर में मैंने एक छोटी सी गेट टुगेदर रखी थी, वहाँ मेरी एक कज़न आई हुई थी, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पर्स में पैसे गायब हैं और मेरा पर्स खुला हुआ था। अब यकीन करें कि ये बात अभी सिर्फ मुझे पता थी कि उसके अंदर ये चोरी की आदत आती जा रही है। अब तो उसने मतलब मेरे अलावा, बाबा के अलावा दूसरों के पर्स में से भी निकालने शुरू कर दिए। आप यकीन करें मैं इतनी परेशान कि अगर ये बात आ गई, क्योंकि मुझे पता था और मैं दिल में दुआ कर रही थी कि या अल्लाह ये बात ना आ जाए कि मेरे बेटे ने निकाली है, ये उसके पर्स में से मेरे बेटे ने पैसे निकाले। अगर आ गई तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे? आज वो घर में कर रहा है, स्टेशनरी का मतलब है कि उसने स्कूल में भी किया है, अब अगर वो बाहर कहीं करेगा तो मेरे लिए तो ये बात ऐसी है, मैं रातों को सो नहीं रही, मुझे कहीं चैन नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, किस तरह उसकी इस आदत को मैं ऐसी करूं कि वो छूट जाए उसकी आदत। ये एक बहुत अहम चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है, और इसमें पेरेंट्स के लिए भी लाइक जो पेरेंट्स सुन रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें। आप ये देखिए उनके दोस्त कौन हैं, वो क्या उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, उनके पास किस तरह की चीज़ें, जिसे हम कहते हैं ना पेरेंटल सुपरविजन या मॉनिटरिंग, वो बहुत ज़रूरी है। हमें ये पता ही नहीं होता कि बच्चे में स्कूल में बच्चे के दोस्त कौन हैं, वो किस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अगर आपके स्कूल के बच्चों के पास वो चीज़ें हैं और आपकी इतनी इस्तात है कि आप वो बच्चों को दिला सकते हैं, लेकिन आप उनको नहीं दिलाते हैं, तो फिर इस तरह के केसेस वहाँ पे आते हैं कि एक तो मिसमैच है कि आपकी इस्तात नहीं है, तो वहाँ पे भी होता है लाइक आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाज़-औक़ात पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो नहीं दे रहे होते बच्चों को। तो अब बच्चा जब स्कूल में देखता है, यानी इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देती हूँ कि मेरी नीस का कल एनुअल फंक्शन था और उसने कहा कि उसको मेकअप करके जाना है, एंड शी जस्ट 11, तो वो उसके लिए हम मेकअप अलाउड नहीं, हमारे नहीं है कि वो करे घर पे। तो उसने कहा कि नहीं मैंडेटरी है, उनका कोई फंक्शन में था, तो टीचर से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं ज़रूरी नहीं है। तो मैंने उससे पूछा कि आपकी फ्रेंड्स करके आएंगी, तो उसने कहा हाँ।
अब उस पर हमने उसको हल्का सा, क्योंकि अब कौन है जो बेसिकली 5 से 12 साल की एज होती है ना, पेयर ग्रुप के साथ आप बहुत एफिलिएट करते हैं। अब अगर बाकी बच्चे उसके स्कूल की फ्रेंड्स करके आ रही हो और आप नहीं करके आ रहे हो, एंड देयर इज़ नो हार्म इसमें कि अगर उसको आप हल्का सा टच कर दें, तो मैंने कर दिया एंड शी वाज हैप्पी, और वो चली गई स्कूल में। तो यहाँ पे यानी आप ये पूछे तो सही ना कि बच्चा अगर कोई, यानी पहला जब इंसिडेंट हुआ था ना, तो इनको बजाय कि उसको कन्फ्रंट करने के, अगर वो कह रहा है उसने चोरी नहीं की, तो देखिए आपने देख लिया उसने कर ली, उसको अपने आप को डिफेंड करना है, तो हमें कन्फ्रंटेशन पे नहीं आना। लेकिन उस इवेंट के बाद इनके हस्बैंड को और इनको बैठ के बात करनी चाहिए थी उससे, और पूछना चाहिए था कि ऐसी कौन सी नीड है कि जिसके लिए उसे ये करना पड़ा, और उसने पेरेंट्स को क्यों नहीं कहा। लोगों को आदत भी होती है आउट ऑफ हैबिट, बहुत बड़े आउट ऑफ हैबिट। वो ये आदत कैसे पड़ती है? वो आदत इसी तरह से पड़ती है। उस आदत के पीछे अंडरलाइन यही है कि जब आपके पेरेंट्स आपको चीज़ें देते नहीं है ना, या तो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर यानी जैसे होता है ना कि अक्सर आपने देखा होगा, मैं अक्सर पेरेंट्स को ये भी कहती हूँ कि बच्चों का स्कूल में जब आप एडमिशन कराते हैं तो मेक श्योर कि आप उसी लेवल पे कराएं, यानी आप बेटर एजुकेशन के चक्कर में आप उन्हें बहुत हाई फाई स्कूल्स में भेज देते हैं, और वहाँ वो आने वाले बच्चों के पास जो है वो हर तरह की गैजेट्स भी होते हैं और बहुत सारी दूसरी फैसिलिटीज़ भी होती हैं जो आपके बच्चे के पास नहीं होती। तो बच्चा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है, वो उन चीज़ों को हासिल करने के लिए, क्योंकि उसको राइट और रॉन्ग का नहीं पता ना, आपको पता है कि क्या है या नहीं। जब वो आपसे मांगता है आप भी मना कर देते हैं, तो फिर बच्चे में इस तरह की आदतें आती हैं। क्योंकि ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे तो आजकल आप गूगल पे जाएं, सर्च करें हाउ टू गेट, तो आपको बहुत सारे तरीके वहीं पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब वो कहते हैं ना, वो अगर आप देखें कि अपनी चादर देख के पैर फैलाएं, वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप एजुकेशन देने के लिए बाज़-औक़ात उन इंस्टीट्यूशंस में भी भेज देते हैं, फिर आपकी कोई मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन नहीं होती है। अब इनके केस में सॉरी मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ, क्योंकि ये बच्चे के बहुत सारे इंसिडेंट हो गए और इसने किसी के पर्स से भी निकाले। दे नीड साइकोलॉजिकल हेल्प, दे नीड टू कंसल्ट सम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि आज ये इंसिडेंट हुआ है, कल हो सकता है उसकी कोई और नीड हो। वही वाली बात है कि वो घर किसी घर से बाहर भी कर सकता है, तो इनको तो अब बिल्कुल साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है। शी शुड सीक अ क्लिनिकल ये अब इनके हाथ से निकल चुका है। आप कुछ कह रही थी? हाँ, मैं ये कह रही थी कि देखें साइकोलॉजिकली पहली बात तो ये कि स्कूल का बच्चा तो टीनेजर है, तो उसकी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ना वो डेवलप नहीं हुई, जो कि 25 साल की उम्र में जाके कंप्लीट होती है, जो कि मॉरल रीजनिंग आपको देती है कि ये सही है ये गलत है। एक चीज़ से सेकेंडली उन्होंने कहा कि नीड्स वाली बात बिल्कुल सही है। उसके अलावा एक बात मैं इसमें ये ऐड करूँगी कि उसको या तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, सप्रेस किया जा रहा है, वो अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए किसी जो निदा के पास है मैं ये ले सकती हूँ। अब वो तरीका कोई भी हो सकता है, छीनने का भी हो सकता है, चोरी का भी हो सकता है, राइट। और उसको या तो ये कहीं पे किसी बात पे महसूस करवाया गया है यू आर नॉट गुड इनफ, ठीक है। जब हम ये फील करवाते हैं तो उसमें एक पावर डायनामिक की चीज़ आ जाती है। ये बात करते हुए मुझे ख्याल आया 80s के एरा में वॉल स्ट्रीट में एक बहुत ही इनफेमस जो है ना स्टॉक ब्रोकर था, जॉर्डन, उसका सेकंड नेम मुझे याद नहीं है, ठीक है। उसके घर का माहौल बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस वाला था, बहुत ज़्यादा उसको सप्रेस रखा गया था। उसके ये कहा जाता था कि कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका फादर भी एक स्ट्रगलिंग बिजनेसमैन था, फेलियर था, तो उसने अपने बेटे को भी ये मिरर करवाया कि तुम भी कुछ नहीं कर सकते। और वो बड़ा होकर उसने जितने अनएथिकल प्रैक्टिसेस में वो शामिल हुआ है, इलीगल, और जितनी मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड उसने किया है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड पे है, और उसने बहुत पैसा कमाया। क्यों? उसके पीछे क्या था? पावर चाहिए थी, जो कि उसके पास नहीं थी। जैसे अगर मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे एक साथ मिलके कहीं जाते हैं और एक लड़के को चढ़ा दिया जाता है चोरी करना है, वो अपने उसको और चोरी की आदत नहीं होती, लेकिन उसने अपने दोस्तों को के आगे हीरो बनने के लिए वो चोरी करते हैं। अगेन अक्सर बच्चे सिग्निफिकेंट बनने के लिए, पावरफुल कि मैं इन सबसे ज्यादा ये इसने किया, ये कर सकता है। बिल्कुल। और हो सकता है कि फ्रेंड्स में भी ये आदत हो कि जिसे वो इमिटेट कर रहा है ना। अच्छा, मैंने पता है ये मैंने खुद एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है। आई नो समबडी, आई डोंट वांट टू नेम देम, आई नो समबडी जो अच्छे फैमिली से हैं पर उनकी बच्ची को ये प्रॉब्लम है। दे पिक अप स्टफ और वो इसलिए नहीं करती कि उसको ज़रूरत है, मे बी फिर देन अगेन कि शायद वो साइकोलॉजिकली वो वाली चीज़ है कि अच्छा मुझ पर रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, पर डूइंग दिस मेक्स मी पावरफुल कि देखो उनको पता भी नहीं चला एंड आई एम दिस, तो मुझे जानते ही नहीं है। लाइक यू हैव अ डुअल काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी दैट यू हैव दैट यू आर कैरिंग। बहुत ज़्यादा ये पूरी एक्चुअली रिसर्च ये कहती है कि ये एक डिसऑर्डर है, पिक करना, चीज़ें करना। बच्चों में कहाँ से शुरू होता है? बहुत छोटी छोटी चीज़ों से। लाइक मैंने अभी शुरू में एक बात बोली कि मैं हादिया को कुछ चीज़ खेलने के लिए भी देते हैं ना, तो मैं हमेशा जाके एक दफ़ा पूछती ज़रूर हूँ कि ये खुद से उठा के लाई है या इसको आपने दिया है, या ये खुद से अपनी तरफ से स्टोरी बताओ, कि बच्चे स्टोरीज बनाते हैं। तो जब एक बच्चा ये पहला स्टेप लेता है ना तो वो बहुत पहले से होता है।
ये माँ को हमेशा पता होता है कि अच्छा ये मेरा बच्चा ये ले आया, अच्छा चलो कोई बात नहीं, चाहे वो मेरी चीज़ ही क्यों ना हो, मुझसे पूछे बगैर वो नहीं उठा सकती। मेरे बचपन में हाँ। जब हम छोटे थे तो हमारी अम्मी ने कहीं से सेकंड हैंड बारबीज ली थी। उस वक्त कितनी बारबीज मिलती हैं, तो बारबीज के कपड़े ये वो सारी चीज़ें भी थी, कोई बेच रहा था, कोई बाहर जा रहा था, तो अम्मी ने ख़रीदी। तो मेरी एक दोस्त थी, उसकी छोटी बहन, वो हमारे घर आती थी खेलने, वो हमारे साथ बारबी से खेलती थी और हमारी बारबीज की चीज़ें गायब होना शुरू हुई। तो एक दिन मैंने उसके घर में, उसके बॉक्स में जहाँ सब चीज़ें जमा होती थी, वहाँ वो अपनी चीज़ें गायब हुई हुई देखी। मैंने आके अपनी अम्मी को बताई कि ये इस तरह ऐसा हुआ है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। ये तो हो ही रही थी, साथ हम अगर शॉप पे जा रहे हैं कुछ चीज़ खरीदने तो वो कोई चीज़ शॉप से चीज़ उठा लेती थी। तो जब मैंने 2-3 दफ़ा देखा तो मैंने अपनी अम्मी को नहीं बोला, मैं उसकी अम्मी को बोला। उसकी अम्मी के पास जाके मैंने बोला कि अच्छा मैं, क्योंकि मैं भी छोटी थी तो मुझे इतनी अक्ल ही नहीं कि दूसरी भी कोई आंटी उसके बराबर खड़ी हुई थी। मैंने उनके सामने ही बोल दिया कि आपकी बेटी ने ऐसे, उन्होंने उल्टा मुझे ही डांट दिया और बहुत कैसे बोल इंसल्ट की। और वो तो मैं अपनी अम्मी के पास गई, मैंने कहा आपने तो मुझे कहा था कि आप इनकी अम्मी को शिकायत लगा देना। मैंने उनकी अम्मी को शिकायत लगाई और उन्होंने तो वो मुझे ही डांट दिया। फिर मेरी अम्मी कभी नहीं बीच में पड़ती थी, मेरी अम्मी गई, मेरी अम्मी ने उनको जाके बोला कि आपकी बेटी को चोरी की आदत है। हमारे घर से बहुत सारी चीज़ें गई, मगर अब जब शॉप से भी गई तो एज अच्छी फ्रेंड मैंने ही अपनी बेटी को बोला था कि आपको बताएं, पर आपने तो मेरी बेटी को इंसल्ट कर दिया। तो ये दिस इज़ नॉट गुड पेरेंटिंग। आपको चाहिए फिर जो मेरी अम्मी ने कही तो उन्होंने, लेकिन बहुत सारी औरतें हैं या बहुत सारे आदमी वो ये बच्चों को होने देते हैं, करने देते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि शायद बच्चे इस तरह से हमारा करेंगे और बच्चा उसको ऐसा पर्दा, करेगा। उसके ऊपर पर्दा डाल पर्दा के बच्चे ने किया। छोटी सी छोटी चीज भी जब बच्चा आपकी, जो आपको लगता है कि इवन स्कूल से कोई रेजर तक भी आ रहा है, कोई पेंसिल आ रही है, किसी भी जगह से वो छोटी एक चीज छोटा अगर सा आप ब्रेक ले रहे हैं, करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हम वापस आते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले सेगमेंट में हमने बच्चों में चोरी की आदत को डिस्कस किया और उसका कंक्लूजन ये था कि अब जो हमारे पास प्रॉब्लम आई थी उसके लिए तो हेल्प चाहिए, जाहिर है क्लिनिकल हेल्प चाहिए होगी। अब पानी सर से ऊपर गुजर चुका है, लेकिन जिनके छोटे बच्चे हैं हम उनके लिए डिस्कस कर रहे थे कि उनको कैसे इस आदत से बचाया जा सके। बहुत ज़्यादा हल्का भी ना लें छोटी सी चीज़ों को, कि आपको लगता है ये तो बड़ी छोटी बात है, ये छोटी बात ही खतरा ही ना समंदर दरिया बन जाता है। तो इसीलिए अब नेक्स्ट सम्या है हमारे पास। किसी और के बच्चे की प्रॉब्लम्स देखकर आपको खुद सीख मिल जाती है कि आपको क्या करना है। तो जी सम्या, अस्सलाम वालेकुम, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। मेरा नाम सम्या है और मेरा बेटा है तकरीबन अभी 13 साल का और वो 8 में है। तो उसके अंदर ये आदत हो गई है कि वो कहता है मैं बस मम्मा अर्न करूं, कहीं से भी कुछ भी मम्मा मुझे अर्न करना है। उसके कुछ दोस्त हैं, किसी ने मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप खोली हुई है, कोई चिप्स लगा के बैठा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें वो कर रहा है। अब स्कूल से वो जैसी भी बैग लेके घर नहीं आता, बैग लेके वो सीधा शॉप पे चला जाता है कपड़े की, और उसके बाबा की शॉप से थोड़ा दूर। अब उसको ये है कि जब भी टाइम मिलता है वो डायरेक्ट जाकर शॉप पर बैठ जाता है। उसके दिमाग में यही बात है, मम्मा मुझे पैसा कमाना है और इतना कमाना है कि मैं अपने दोस्तों से आगे बढ़ जाऊँ। मैंने हालांकि इसे कई बार मना किया है कि ना करो अफान, ये हरकतें बिल्कुल मत करो, मगर वो फिर भी नहीं समझ रहा। वो कह रहा है नहीं मम्मा, जब तक मेरे दोस्त कुछ बनेंगे या उनके पास कुछ पैसा जमा होगा मैं तो तकरीबन बिजनेसमैन बन जाऊंगा। अरे भाई, मुझे ज़रूरत नहीं है आपके पैसे की, कम से कम आप पढ़ो, और जब तक वो पढ़ेगा नहीं तब तक वो बड़ा होगा ही नहीं, उसके दिमाग में वो सारी बातें आएंगी ही नहीं। अब उसका दिमाग पढ़ाई से बिल्कुल हट चुका है और उसके दिमाग में ये चीज़ें आ गई हैं, मैं यहाँ से भी अर्न कर लूँ, मैं मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पर बैठ जाऊँ। अगर मैं उसे कपड़े की दुकान पर जाने का मना करती हूँ, कहते हैं मैं वहाँ मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पर जाकर बैठ जाऊँ। अब मेरी समझ में ये बात बिल्कुल नहीं आ रही, मैं इसे किस तरह समझाऊँ। उसके बाबा ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन उसे ये बात बैठती नहीं दिमाग में। वो कहता है नहीं मम्मा, आजकल आपको पता नहीं है, बस पैसा कमाना है और कहीं से भी कमाना है। मुझे ट्रेन करते करते बहुत डर लग रहा है अब कि मैं इसको किस तरह से रोकूं। जितना रोकूंगी वो और आगे बढ़ेगा। पता है क्या, जो यंग बच्चे होते हैं ना, उनको बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा होता है कि जो पैसे मिल रहे हैं।
वो कभी कभार वाकई ये भूल जाते हैं कि जब ये पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे तो ऑब्वियसली एक सर्टेन टाइम पर उनको अच्छी सैलरी की जॉब मिल सकेगी। इसीलिए बच्चे जो है उनको ये भी कैश वाले पैसे जो है ना ये बड़ा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। नहीं, प्लीज़ मैं यहाँ एक बात ऐड करूँगी। अगर देखें, हम बात करते हैं मगरिब ममालिक की, अगर आप, बहुत सारे लोग कहते हैं ना वहाँ ये होता है यहाँ ये नहीं होता, वहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी होती है। आप रही हैं बाहर, आपने पढ़ा है उन स्कूल में कि वहाँ 13-14 साल की उम्र से बच्चे को काम सिखाना शुरू कर देते हैं। ये वो अपना अर्न कर, आप तो बड़ी खुशनसीब माँ है, बस आपने उसकी सोच में ये चीज़ डालनी कि तुम्हें किसी से आगे निकलने के लिए नहीं पैसा कमाना बेटा, तुम्हें इसलिए नहीं कमाना कि तुमने किसी को दिखाना है। अच्छा, मैंने अपने लिए कमाना है। आपको सादिया थोड़ा दुरुस्त करूँगी, 14 साल से कुछ घंटे अलाउ होते हैं। वो परेशान ये है कि वो पढ़ाई शढ़ाई नहीं कर रहा, बस आया और आके जो है वो आप सही कह रही हैं, क्योंकि माँ सपोर्टिव नहीं है ना। माँ अगर ये कहना कि यस बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा यही काम तुम सिर्फ 3 घंटे करो, 4 घंटे करो, क्योंकि वहाँ पे करना आई थिंक इम्पोर्टेंट है। ये बात बहुत अच्छी है कि बच्चे को किसी से छीनने की जरूरत नहीं है, वो मेहनत करना चाहता है, इसमें कोई वो नहीं है। पर हाँ, अगेन कि वो कुछ आवर्स की आपकी पढ़ाई को बाउंड्री सेट करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन कंपटीशन में आके नहीं। जो काम वो बता रही हैं उसमें उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, फौरी तौर पे पैसा मिल रहा है, रिवॉर्ड फौरी तौर पे मिल रहा है, ठीक है ना। तो मतलब वो क्यों चाह रहे हैं कि फौरी तौर पे मिले, थोड़ा सा उसके साथ ये भी डिस्कस करें। डिलेड रिवॉर्ड जो होता है वो बहुत अच्छा होता है और वो रिवॉर्ड बड़ा होता है। एग्जाम्पल्स दे के बात करें, या घर में एक रिवॉर्ड सिस्टम बना लें कि ये काम होगा, ये अचीव करेंगे तो हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो ताकि उसको, क्योंकि देखिए इसमें रिवॉर्ड भी उसको मिल रहा है ना, उसका डोपामिन इतना हाई हो रहा है, ठीक है, वो भी उसको खुशी दे रहा है, उसको प्लेजर मिल रहा है, उसको वो मोटिवेटेड है ये चीज़ें करने की। क्योंकि एक्चुअली मैं भी इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, तभी मैं इसका जवाब बेहतर तरीके से दे पा रही हूँ। मेरा बेटा पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते उसको बीच में हुआ कि ओ वाह अच्छा जी ये काम कर रहा हूँ मैं, तो मुझे घंटे के पैसे मिलना शुरू हो गए। तो उसने अपनी पढ़ाई साइड पे रखी, जिसके लिए इतने पैसे दिए जा रहे हैं वो उसको तो ये, क्योंकि वो माँ बाप दे रहे थे, तो उसको लगा कि ओ वाह ये तो ज़्यादा बेस्ट है, मुझे तो फौरन पैसे मिल रहे हैं। और उसके नंबर कम आए फिर जब उसके नंबर कम आए तो मैंने उसको बताया कि आपने प्रेफरेंस दी उस घंटे वाले पैसों को, बजाय इसके जो डिग्री अच्छी आप कर रहे हो, आपने देखो नुकसान कर दिया। और नुकसान हुआ आपके पेरेंट्स का, क्योंकि हम भर रहे हैं वो पैसे, और आपको लग रहा था कि मैं तो बड़ा अच्छा जा रहा हूँ, कि मैं तो नौकरी भी कर रहा हूँ और मैं सारे घंटे उधर कर रहा हूँ और नॉन स्टॉप मैं पूरे हफ्ते काम कर रहा हूँ। सो इसीलिए वो खुद गिरा और खुद संभला, फिर उसको समझ आई। में ऐसी ये भी थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है घर के क्लाइमेट को। घर में क्या ऐसी बातें हो रही हैं कि पैसा तो सबसे अहम है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। यहाँ पेरेंट्स की आपस में लड़ाई कि अर्निंग कम हो रही है, ये भी गौर करने की जरूरत है। इसमें भी बहुत, और जो आपने भी नीड फॉर पावर की बात की थी ना, क्योंकि अगेन एज वही आ रही है जिसमें हम कहते हैं नीड फॉर इंडिपेंडेंस और पावर होती है ना, कि जब बच्चे को अपना बड़ा और वो भी इंटरनल फिजियोलॉजिकल उसकी जो चेंजेस आ रही होती हैं उसी की वजह से होता है। तो अब आपने यहाँ पे उसे करेक्ट ये करना है कि वो पावर को पैसे के साथ एसोसिएट कर रहा है। इसका मतलब है कि पैसा होगा तो मैं दोस्तों से आगे निकल जाऊँगा। तो ये, और क्योंकि जहन इतना कच्चा है कि वो समझ नहीं सकता, वो 20 साल, वो जैसे अभी हमने बात की कि 20 ईयर्स के बाद भी आपकी ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो चलती रहती है। जैसे अब अगर ये बच्चा ये अपनी माँ से कहता कि मुझे एक्सपीरियंस गेन करने के लिए शॉप पे बैठना है, बजाय इसके कि वो चंद हजार के पीछे शॉप पे बैठ रहा मुझे पैसे कमाने, तो इसकी माँ की सोच अलग होती है। और अगर चले वो पैसा वो सिर्फ पैसों के लिए जा रहा है, क्योंकि दोस्तों से आगे निकलना है, तो ये हेल्दी सोच नहीं है। वही वाली बात ना कि वो अंडरस्टैंड करवाने की जरूरत है। ये फर्क है दोनों चीजों में। आप ये काम कर सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है। अच्छी बात है कि आप मेहनत करना चाहते हो, लेकिन वो किसी को दिखाने के लिए नहीं, आपके अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन क्या चीज इंपॉर्टेंट है, पहले पढ़ाई इंपॉर्टेंट। मैं कोई चीज पढ़ रही थी, उसमें यही लिखा हुआ था कि कुछ लोग आप देखेंगे कि वो बस पीएचडी कर रहे हैं, वो पढ़े जा रहे हैं। उनके शादी करने की, उनकी सेट होने की एज निकल गई, उनके बच्चे पैदा करने की एज निकल गई। फिर उसके बाद उनको होता है अच्छा पीएचडी कर लिया, चलो अब क्या करें। उसके बाद उनकी औकात की नौकरी नहीं मिलती उनको, कि इतना पढ़ चुके होते हैं। सो हर चीज़ का एक टाइम होता है कि आपको एक सर्टेन टाइम पर अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, फिर उसके बाद आपने जॉब करनी है, फिर आपने शादी करनी है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अच्छा जी शादी कर लेंगे जब हम कुछ इतना बना लें, तो
सब चीज़ की एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। आपने बच्चे पैदा करने हैं, आपने शादी करनी बिल्कुल है। फेजेस ऑफ डेवलपमेंट है और हर एज की जो कहते हैं ना, हर स्टेज है, हर चीज़ उसी पे अच्छी लगती है, तो वो आपको उसको हर एज को जो है उसको करना चाहिए। ब्यूटी होती ब्यूटी है, होती है, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल। तो बहुत सारे आदमी जो हैं वो लेट शादियां आजकल यही कर रहे हैं, इसलिए कि भाई अब हम सही तौर पे सेटल नहीं है। सेटल नहीं। ये तो गलत बात है। ये लेकिन बहुत सारी माँ इस चक्कर में भी शादी कर देती है कि मेरा बेटा मेरी आने वाली बहू ठीक कर देगी, तो प्लीज ये भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक डिसेंट नौकरी पे अगर वो लगा हुआ है तो उसकी फिर शादी और बाकी चीजें होनी चाहिए। ये मतलब सब चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, अच्छे से भाई रखने आप के लिए लकी है, तैयार है। आपका बच्चा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा थोड़ा है, सा बस आप उसको उसकी सोच के मदार को ट्यून चेंज करने की जरूरत है। ट्यून Balance is the करें key. और खुद थोड़ा सा उसको ना पॉजिटिवली आप लें। आप कहें कि यस ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम सारे दिन के बजाय 3 घंटे 4 घंटे काम करोगे ना यार, आई एम वेरी प्राउड मदर बेटा, मैं तो बहुत प्राउड मदर फील करूंगी कि तुम ये कर रहे हो, वेरी नाइस। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज, पेरेंट्स को ना थोड़ा ये पता होना चाहिए कि आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा है या उसके अंदर कोई और टैलेंट है, बिल्कुल कोई और स्किल है। अगर पेरेंट्स को ये पता चल जाए तो फिर वो उस चीज को पॉलिश कर सकते हैं। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। क्योंकि वो फिर ना तो पढ़ाई में एक्सेल करेगा, वो स्किल भी उसका अंडर डेवलप्ड अब आप देखिए, अब नए स्कूल में एंटरप्रेन्योरशिप जो करवाते हैं, वो तो ये तो हमारे दौर में तो ये सब कुछ था ही नहीं। कौन सी ये सारी चीजें हमने करनी थी। अब बच्चों के स्कूल में ही पूरे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें पता चल जाता है कौन सा बच्चा किस में है, किस में उसके स्किल्स ज्यादा नजर आते हैं, वो सेल ज्यादा अच्छी कर रहा है, वो प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छा बना रहा है, वो एग्जीक्यूट ज्यादा अच्छा 10 साल का मेरा बच्चा और वो यही कर रहा है। हाँ, अभी मेरी हमने कुछ बना के मार्केट करना है, उसको बेचना है। अच्छा, अभी से अगली जो हमारी है नादिया नाम है जी। नादिया, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम निदा। थोड़ा सा जोर से बोलिएगा नादिया, आवाज़। बात करना चाह रही हूँ ये जैसे बच्चों के हवाले से, मेरी बेटी है 11 साल की ना, उसमें एक बहुत जो आदत बहुत बुरी डेवलप हो गई है कि वो बातें सुनती है। और क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ, तो मेरी अनमैरिड नंद हैं और सास है ना, तो वो उनको सारी बातें जो हैं जाकर बताती है। मतलब वो थोड़ा सा बहुत लालच भी देते हैं कि जैसे बच्चों को मैं चॉकलेट खिलाऊंगी, आइसक्रीम खिलाऊंगी। मम्मा क्या कह रही थी, इवन कि मैं अपने मैके जाती हूँ तो वहाँ पर भी जो बातें होती हैं ना कि आप मम्मा किधर गई थी, आप लोग कहीं घूमने गए थे, नानी ने आपसे क्या बोला, मतलब ये सारी बातें जो हैं वो लोग पूछते हैं इससे ना। अच्छा, ये बात शुरू में तो मैंने रियलाइज़ नहीं की थी, मेरी अम्मी ने मुझे पॉइंट आउट किया कि इसको ना बातें सुनने की आदत है। कभी ऐसा होता था कि जैसे हम लोग बहनें वगैरह आपस में मिली हैं और बातें कर रही हैं, तो फिर मैंने अम्मी से कहा नहीं ये तो अपने उसमें लगी हुई है, बच्चों के साथ खेल रही है, लेकिन अम्मी ने कहा नहीं तुम इस पर नज़र रखो। फिर ये है कि बाद में मैंने भी रियलाइज़ किया कि वाकई में वो सारी बातें जो हैं मेरी नंद जो हैं, ज़ाहिर सी बातें वो मज़े लेने के लिए या इसलिए सारी बताती हैं, और इसमें जो है बुरी हैबिट जो है डेवलप हो रही है। मैंने कितनी दफ़ा इसको समझाने की कोशिश की, प्यार से भी, थोड़ा डांटा भी, तो वो ये है कि मुझसे दूर हो रही है और अपने ददियाल वालों से करीब हो रही है, और वो उसको मज़ा आता है सारी बातें। इवन के जो हस्बैंड वाइफ हम लोग आपस में कोई रूम में बात कर रहे हों तो वो बातें भी जो है ना वो मेरी सास और नंद को जाके बताती है। अब मुझे समझ में ही नहीं आता मैं इसको किस तरह समझाऊं, किस तरह इसको मतलब टैकल करूं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। और अगर मैं कुछ अपनी नंद को या सास को कहूँगी तो फिर ये होता है कि घर का माहौल ख़राब होता है। लेकिन वो बच्ची जो है मज़े में बड़ा को एप्रिसिएशन मिलती है, बस उसकी हैबिट जो है बढ़ती जा रही है इस तरह की। और ये है कि मुझे ये डर लगता है कल को ज़ाहिर सी बात है वो अगले घर जाएगी, उसकी शादी होगी, अब ये है कि ये आदत इसमें पड़ जाएगी तो अच्छी बात नहीं है ये। आपको पता है बहुत सारे स्कूल्स जो हैं जब इंटरव्यू करते हैं बच्चों को एडमिशन देने में तो वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम के बच्चों को स्कूल में रखने में हेजिटेशन दिखाते हैं। वो एक नेगेटिव पॉइंट उनके लिए लग जाता है। हालांकि हम लोग तो इस सिस्टम को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि दूसरे की हेल्प होती है। बहुत सारे घरों में मैंने ये भी देखा है जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो छोटा बच्चा आके उनके सामने गालियां देता है ना, वो लोग खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, दादा हैं या बड़े ताया हैं, अरे ये देखो अच्छा लग रहा है, मस्ती कर रहे हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा जैसे अब ये कह रही है चुगली, ऐसी क्या बात है कि वो बच्चे को चुगली खानी पड़ती है, या ऐसा क्या है कि वो दादी और उसको जो है वो कहना पड़ रहा है, या नानी क्या ऐसा क्या हो रहा है कि, यानी देखिए अगर बच्चा नानी के यहाँ जा रहा है और अगर सपोज सास या नंद पूछ रही हैं कि नानी बेटा कैसा रहा या क्या हुआ वहाँ पे, तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ भी ऐसी क्या बात कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि वो चुगली खा रही है, ये भी गलत बिहेवियर है। मैं ये बिहेवियर पे बात नहीं कर रही, लेकिन मैं उस सिनेरियो की या कॉन्टेक्स्ट की बात कर रही हूँ कि उस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा क्या हो रहा है।
वो भी मदर को भी देखने की ज़रूरत है कि फिर इसका मतलब है कि मतलब कोई इस तरह की चीज़, घर का हेल्दी माहौल तो नहीं है ना, तभी वो सास नंद भी आर वेटिंग कि कुछ वहाँ से मुझे कंटेंट मिल जाए या नानी की तरफ से कोई आ रही है। और इसमें बेस्ट ये है कि जो अगर ऐसा हो रहा है तो हस्बैंड वाइफ दोनों को बैठ के आपस में पहले एक पेज पे आना चाहिए, बात करनी चाहिए कि बच्चे के अंदर ये बिहेवियर जो है डेवलप हो रहा है, और फिर जो है वो सास और नंद से उनको जो है कम्युनिकेट करना चाहिए। होता है घरों में, सिर्फ सास और नंद नहीं बल्कि माएँ भी अपनी बच्चियों से पूछती हैं कि अच्छा दादी क्या कहना है तुम्हारे डैडी को। हाँ, इस तरह है ना, बिल्कुल ऐसे ही। और अगर माँ जाके ससुराल की बुराई कर रही है तो मेके में जाके कर रही है तो इसका मतलब है कुछ तो बच्ची लेके आ रही है ना कि वो सास और नंद भी क्यूरियस है। कुछ चीज़ें इस वे में पूछी जाती हैं कि वो शायद लगता है कि अच्छा ये बात इस तरह होता है ना, पूछने का तरीका है। अगर आपने नॉर्मली किसी से पूछा कि अच्छा और क्या किया, या आपने पूछा अच्छा बताओ इधर आओ और क्या किया तुमने, देयर इज अ डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज, तो बॉडी लैंग्वेज आल्सो। और बच्चे को लगता है अच्छा, और जो वो ब्राइब वाली बात है ना कि वो अब चॉकलेट दे देंगी, कुछ चीज़ें दे देंगी, ये वाली बात भी बच्चे को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि अच्छा ये जो ब्राइब करके होता है, आप भी कभी करते हो कि सुनो ये तुम करोगे ना मैं तुम्हें ये खिलाऊंगी, वो आपने प्यार में कर लिया कि मैं आपको इतनी देर खेलने दूंगी अगर आपने ये कर लिया, तो वो चीज वहां से हम खुद शुरू कर देते हैं। हमें पता भी नहीं लगता कि हम बच्चे अपने बच्चे को रिश्वतखोर बना रहे हैं। हम खुद हमें खुद नहीं पता लगता, हमें बाद में रियलाइज होता है जब पानी सर से ऊपर गुजर जाता है, ओ माय गॉड ये तो हर चीज का वो मांग रहा है। और ये यहाँ पे थोड़ा सा ये देखने की ज़रूरत है कि उसको ये एक्ट करके इसके बदले में क्या मिल रहा है। वो कह रही थी ना कि उन्हें चॉकलेट दे दी जाती है, कुछ चीज़ दे दी इसी पे मैं कह रही हूँ चॉकलेट्स दे दी जाती है ना, तो क्या आप नहीं देती चॉकलेट, या उसको इतना रिवॉर्ड या इज्जत दी जा रही है, मतलब जैसे उसने कोई बात बताई, बहुत तारीफ हुई, बहुत तारीफ हुई, मगर इस बात का हल क्या है? अब अगर वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं और बच्ची फब्बे कुटनी बन रही है, यानी बच्ची में पक्कापन इसीलिए आ जाएगा क्योंकि उसे इधर की उधर लगाने की आदत पड़ जाएगी। आपको याद होगा जब हम छोटे होते हैं तो मुझे ये बात ऐसे याद है, आई एम श्योर आप लोग शायद रिलेट करेंगे इस चीज़ से, कि जब कोई मेहमान आते और बड़े होते थे, कोई ज़्यादा के बच्चे नहीं है उनके साथ कुछ भी, तो हमें मिलने के बाद उनके साथ ज़्यादा देर बैठने की इजाज़त नहीं कि अच्छा बेटा आप लोग अपने रूम में जाके खेलो, या आप लोग वहाँ रहो, जब खाना होगा तो बुला लेंगे या चीज़ों के लिए, ताकि जो बड़े बातें कर रहे हैं वो बच्चे ना सुने। बच्चे, छोटे बच्चे, चाहे वो इतने छोटे हो या वो इतने छोटे हो, बच्चे बच्चे होते हैं, वो चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, अनकॉन्शियसली भी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती हैं। बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं अरे ये कहाँ से सीख लिया इसने, वो ऐसे सीखा है कि वो शायद आपने उस तरह से बात की है और वो उसके दिमाग में वो सुन रहा है, अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं सुन रहा। तो ये वाली चीज़ें कि जब वो एब्जॉर्ब कर रहा है और देख रहा है कि अच्छा ये ऐसे बात है, अच्छा ये बड़े बैठ के ऐसे बात कर रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा उससे एडमायर करने लगूंगी कि अच्छा बड़े ऐसे बैठ के बातें करते हैं, मुझे उसने बड़ा समझ के मुझे बिठाया मुझसे पूछने के लिए, तो अपना वो बताने के लिए कि अच्छा कि मैं भी इस लेवल पे हूँ, बिल्कुल सही, कि अगर मैं बात करूंगी तो वो अच्छा उस तरह से होगा, या मुझे बड़ा समझेंगे या मुझे वाली अथॉरिटी देंगे जो ये लोग नहीं दे रहे, सवाल जवाब हो रहे हैं तो मेरी इंपॉर्टेंस है। ये कैसी बात हुई, मुझे भेज देते हैं कमरे में। कुछ बच्चों को बुरा लगता है, मैं छोटी थी मुझे पता था कि मुझे क्यों नहीं बैठने दे रहे। आहिस्ता आहिस्ता समझ में आया कि वो अच्छा नहीं था, वो मासूमियत बच्चों में रहना जरूरी है। जो हम बड़े नॉर्मली बातें कर लेते हैं शायद वो इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन वो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, उनके लिए वो समझना उस वक्त इसका हल क्या है? इसका हल बेसिकली सीक्रेट कीपिंग सिखाना है, और उसमें आपको ये बताना है कि जो फुफ्फो ने बात की है वो आपने मुझे भी नहीं बतानी है, और मैं आपसे पूछूंगी भी नहीं। जो दादी ने बात की है वो आपने मुझे नहीं बतानी है। इसी तरह से जो मेरी बात है वो आपने दादी को नहीं बतानी। आप जब नानी के घर पे जाती हो, कोई पूछे भी तो आपने ये नहीं बताना है। तो वो जो एक उनको बताना है कि क्या इन्फॉर्मेशन आप दूसरे को दे सकते हो और क्या नहीं दे सकते हो। तो इसको बहुत कामली इनको हैंडल करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ बैठ के बात करनी है। एंड वाई इट्स इम्पोर्टेंट कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरों को क्यों नहीं देते। हाँ, मतलब ये सीक्रेटिव होने की जरूरत नहीं है, सीक्रेटिव नहीं है, एक्सप्लेन करना कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू टेल एवरीथिंग टू एवरीबॉडी, और एक आपकी बात जो होती है वो आपकी होती है, वो हम दूसरों से शेयर नहीं करते। अच्छा, लेकिन जैसे मैं अपने बच्चे से डिस्कस करती हूँ और मैं उसे शामिल करती हूँ किसी बात में, तो मैं उससे यही कहती हूँ कि हमारा फैमिली, हमारी क्योंकि मैं उसे शामिल करती हूँ, वो लेफ्ट आउट फील नहीं करता, क्योंकि हम सब अडल्ट हैं और हमारे घर में एक छोटा बच्चा है। तो मैं उसे कहती हूँ देखो ये फैमिली का सीक्रेट, अब जैसे ये कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर बाहर लीक आउट करोगे तो फिर आप सिंसियर नहीं हो। वो वाली चीज बताना कि मुझे आप पे ये कॉन्फिडेंस है कि यू विल कीप इट बिटवीन यू एंड मी। जो मैं कह रही थी ना कि हम अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं देते, जो मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ ना, एक अपने बच्चे के साथ अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करें, थोड़ा सा
वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करेंगी तो उसमें आप ये सारी बातें कर सकेंगे कि बेटा ये मेरा और तुम्हारा सीक्रेट था, मेरा और मीरब के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो उसके बाबा तक को भी नहीं पता होते और उसके बाबा के इतने सीक्रेट्स जो मुझे नहीं पता थे। नो मामा, मेरे और बाबा का सीक्रेट था, मैं पूछती भी नहीं। आप भी संग, लेकिन ये थोड़ा टाइम लगेगा आपको अपनी। अच्छा, ये हम लोग अलग रहते हैं, मतलब लाइक ये जॉइंट फैमिली में है, तो जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली में रहकर आए हैं। लमा, लुबैना, हमारे सारे बच्चे जॉइंट फैमिली में कह रही हूँ। जैसे लाइक अभी हम लोग थोड़ा बच्चों को समझा पा सकते हैं, मगर उधर अगर मदर इन लॉ या नंद कर रहे हैं तो उनको कैसे समझाया? वही मैं इस बात करना चाह रही थी कि इनका सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। हम जो बात हम ब्रेक के बाद आके से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम ब्रेक के दौरान भी इतनी बातें कर रहे हैं कि मैं कड़ी जो जहाँ से तोड़ी होती है वो भूल जाती हूँ। क्या लास्ट हमने बात बताती है बातें। तो उसमें जो बात एक पॉइंट में इसमें ऐड करना चाहती थी कि बिल्कुल अच्छा है कि उसके साथ डिस्कस किया जाए, लेकिन यू नो अप टू सम एक्सटेंट खुद भी थोड़ा मुहतात होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार दो बार डिस्कशन से ये मत समझे कि उसको बात समझ में आ जाएगी। और थोड़ा सा स्टर्न, चाहे आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी रहते हैं, थोड़ा सा टफ होके थोड़ा सा अपनी नंद या सास को भी एक दफ़ा बावर करा दें कि बच्ची को हमने पक्का नहीं बना। दिस इज़ नॉट अ गुड बिहेवियर। और हम बच्चों को पक्का बना रहे हैं, अडल्ट बना रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे अच्छे नहीं लगते जो बक्की बक्की बातें करें। बच्चे बचपने में ही और बच्चों वाली बातों में ही प्यारे लगते। नहीं, आज वो ये करिए, कल वो अपनी फैमिली की बातें, अपने जब शादी होने के बाद, अब बड़े होने के बाद ये फिर उसकी हैबिट में आ जाएगा ना, तो वो फिर वो बातें भी बाद में तरबियत का हिस्सा। तरबियत हमें ऐसा लगता है कि 10 साल में कर लेंगे, 2 साल में कर लेंगे। नहीं, आपका दीन आपको इतनी खूबसूरती से बताता है तरबियत माँ की आगोश से शुरू हो जाती है, माँ की कोख से। तो आप खुदा के वास्ते जो बातें आप कर रहे होते हैं वो बच्चा सुन रहा होता है। उसके बाद जो आप दिखा रहे हैं एक्शन, बच्चा एक्शन पिक करता है सबसे पहले। तो आप ये जहन में रखें, तो जो आपके एक्शंस है ना वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप हाथ उठा के बात करते हैं तो उसे लगेगा कि यही बात है। अगर आप सॉफ्टली बात करते हैं तो वो सॉफ्टली, तो इसलिए आप जनाब से भी अगर आप बात करते हैं तो आप यकीन माने, ये मैं इसलिए नहीं कि मैं अपने घर की बात करूँ, मेरे घर में एक असूल है कि हमारे घर में जितने भी हेल्पर्स हैं आपने आप जनाब से ही बात करना है। वो भाई हैं, वो आप ही हैं, और आप मेरे घर आ चुकी हैं, तो वो इस तरह, ये एक ज़रूरी बच्चे को पता होना चाहिए कि जो उसके हेल्प भी कर रहा है तो वो उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और उसकी रिस्पेक्ट कितनी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब हम अगले इस पे चलेंगे सादिया, ताकि हमारा लास्ट सेगमेंट है और हम ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकें। हाँ सॉरी, सेकंड लास्ट सेगमेंट है जी। समीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी समीना, आप क्या डिस्कस करना चाहेंगे? जी निदा, मैं अपने बेटे की आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा सबसे छोटा जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी वजह से मैं तकलीफ़ का शिकार हूँ। मेरे 3 बेटे हैं और 2 बेटियाँ हैं। अभी 6 मंथ पहले ही हमने अपना घर शिफ्ट किया है और जिस एरिया में हमने घर लिया है वो थोड़ा सा अच्छा इलाका नहीं समझा जाता, मतलब वहाँ के बच्चे वगैरह थोड़े से उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ में है, लेकिन मजबूरी के तहत हमने अभी फ़िलहाल वहाँ पर शिफ्टिंग की और 6 मंथ वहाँ हो गए हैं। 2 बेटे तो मेरे जॉब पर चले जाते हैं, बेटियाँ पढ़ने चली जाती हैं। सबसे छोटा वाला जो बेटा है ना, वो वहाँ के लड़कों की गैदरिंग में बैठना शुरू हो चुका है। अब मोहल्ले के कुछ लोगों ने बताया कि आपका बेटा जो है वो सिगरेट पीता है। पहले तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया, मैंने कहा शायद उनको कोई गलत फहमी हुई होगी, लेकिन एक मरतबा उनके बैग से जब लाइटर मिला तो मैं ख़ुद बिल्कुल शॉक्ड हो गई कि 14-15 साल का बच्चा भी मैट्रिक में ही है, वो कैसे जो है वो सिगरेट की तरफ आ सकता है, क्योंकि हमारे घर में कोई भी स्मोकिंग नहीं करता। खैर ये बात हुई, इनके फादर से मैंने डिस्कस किया। फिर जब मोहल्ले के एक और आदमी ने मेरे हस्बैंड को इस बात के बारे में बताया तो मेरे हस्बैंड ने इस बात पर जो है मेरे बेटे को बहुत मारा, और इस पर जाहिर सी बात है मैं साइड भी नहीं ले सकती थी। इतनी ज़्यादा बुरी आदत अल्लाह ना करे अगर मेरे बेटे को लगेगी, तो मैं इस पर चुप रही और मेरे बेटे को काफ़ी जो है वो मार पड़ी। अब उसके बाद से मेरा बेटा ना बदतमीज़ हो गया है। अब वो करता क्या है कि वो सारी रात जो है ना अपने उन्हीं दोस्तों के साथ जो है वो एक्टिविटीज़ में लगा रहता है। पता नहीं क्या करता है, मैं पूछती हूँ तो मम्मा 4 बजे आऊँगा, मम्मा 3 बजे आऊँगा। मेरे हस्बैंड उस वक्त सो चुके होते हैं। मैं काफ़ी उनसे छुपाने की कोशिश करती हूँ कि उनको ना पता चले। अपने तरीके से कोशिश कर रही हूँ कि उनको उस बच्चे को जो है वो डील कर सकूँ, लेकिन वो बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल होता चला जा रहा है।
अभी 3-4 दिन पहले की ही बात है, मैंने उससे कहा कि घर का कुछ सामान तुम लेकर आओ, और वो सामान लेने चला गया। उसका दिल नहीं था कि वो जाए, और वो बाइक पर गया था। जब वो बाइक से वापस आया है तो वो जिस बाइक पर था, उसने वो बाइक हमारे दरवाजे की गेट में इतनी ज़ोर से मारी, वो अपने कंट्रोल में नहीं था। मतलब वो नशे की हालत में था बच्चा मेरा, पूरी रात का जागा हुआ था, बाहर दोस्तों के साथ, सुबह देर से ही आया था। तो इतनी बुरी कंडीशन थी उसकी कि जब वो सामान लेकर आया तो उससे कंट्रोल नहीं हुई बाइक, और उसने दरवाजे में देकर मारी और वो ज़ख्मी होकर गिर पड़ा। मोहल्ले के 4-5 लोग उसको लेकर ऊपर घर पर आए, और मैं बुरी तरह रो रही थी, और मेरा बहुत बुरा हाल था कि मेरे बेटे को क्या हुआ है। उस वक्त मुझे पता चला कि मेरा बेटा जो है नशे की लत में, वैसे हमें बहुत दिनों से शक था इस बात पर कि वो नशे की तरफ चला गया है, लेकिन उस दिन ये बात कंफर्म हुई क्योंकि उसके पास से कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली जिससे ये बात कंफर्म हो गई कि वो नशा कर रहा है। अब मेरे हस्बैंड मुझसे भी बहुत खफा हैं, और मेरे बच्चे से तो बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे हो। वो 4 दिन से बिस्तर पे पड़ा हुआ है। मैं इस टेंशन का शिकार हूँ कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या स्टैंड लूँ, किस तरह उसको ट्रैक पर लेकर आऊँ। हस्बैंड अलग मुझसे नाराज़ हैं, और मेरा बच्चा भी तकलीफ़ में है, और मैं उससे ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। पता है कि इसमें सबसे बड़ी गलती हम औरतों की ये होती है कि हम अपने हस्बैंड से छुपाते हैं। जो आदमी है ना, लड़कों के बारे में स्पेशली जो आदमी जानता है ना, वो औरत नहीं जान सकती, क्योंकि जाहिर है वो भी उस एज से गुजरे हुए होते हैं। बिल्कुल। तो हम अपने हस्बैंड से कि हम अपने बेटे को बचा लेंगे, हम अपने हस्बैंड से सब कुछ छुपा रहे होते हैं। हस्बैंड जो है ना, वो कम इमोशनल होते हैं, और माएँ ज़्यादा इमोशनल होती हैं। तो माओं को मामू बना देते हैं बच्चे, लेकिन अब्बाओं को बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। और सबसे पहली गलती हम औरतें यही करती हैं कि हम अपने हस्बैंड से छुपाती हैं चीज़ें, और उसके बाद जब पानी सर से ऊपर गुजर जाता है तो ज़ाहिर जिम्मेदार अम्मी होती हैं। तो अब आगे बाकायदा अब जिस स्टेज पर ये हैं, इनको क्या करना चाहिए वो तो आप लोग ही बता सकते हैं। इस पे जो है ना, एक तो पहली ड्रग्स जो उसने लेना शुरू किए, कोई भी नशा जो भी वो कर रहा है, सबसे पहले तो उसमें उसको प्लेजर मिल रहा है, और नशा करने का एक जो प्राइमरी रीज़न होता है वो एस्केपिज्म होता है, किसी चीज़ से बचना। तो पहले घर का माहौल देखें, क्या घर का माहौल ऐसा है कि जिसमें उसको सुकून नहीं मिल रहा, लव नहीं मिल रहा, अफेक्शन, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, वो किस चीज़ से बचने के लिए नशा कर रहा है। ठीक है, आप भी पहले खुद सोचें, समझे पूरे डायनामिक्स को, और बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो गए। कोई भी मतलब पर्सनली इस तरह लेने की बात नहीं है कि नहीं मेरे ऊपर बात आएगी या किसी के ऊपर आएगी। आप पूरे जो घर के रिलेशनल डायनामिक्स है ना, उनको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले ये चीज़ आप करेंगे, और साथ ही अपने हस्बैंड को भी बताएंगे, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों प्राइमरी केयर गिवर्स हैं, दोनों को मिलकर बात करनी है बच्चे के साथ। एंड उन्होंने कहा कि कुछ फादर्स बड़े सख्त होते हैं, हाँ, तो मदर्स बड़ा डर जाती है कि तो तो मेरे बैलेंस हो बच्चे जाएगा, को मार ही देंगे। तो यही हुआ ना कि बैलेंस हो जाएगा ना। पहली गलती जो की इनके ना, जब इनके हस्बैंड ने उसे मारा, आपको इस एज में बच्चों का दोस्त बन के रहना होता है, तो आप दोस्त बन के ही वो आदतें छुड़वा सकते हैं जो बुरी आदत होती है। तो इनको मारना नहीं चाहिए था। वहाँ से वो डर खत्म हो गया बच्चे का। फिर उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मारी पड़ेगी, वो डर भी खत्म हो गया। और प्लस दूसरी गलती माँ ने की जो छुपा के की। अब क्योंकि ज़ाहिर पानी सर से गुजर चुका है, बच्चा जो है वो नशे का आदी हो चुका है। अब इसका जो वाहिद हल है, इनको जाना पड़ेगा जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, जो बेसिकली सब्सटेंस यूज़ के लिए या ड्रग्स के लिए होते हैं, क्योंकि इसका जो पहला ट्रीटमेंट है वो बच्चे की डिटॉक्सिफिकेशन होगी। डिटॉक्सिफिकेशन में ये होता है कि ड्रग्स बॉडी से निकाली जाती हैं, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर कि कितनी ड्रग्स ली हुई हैं, उस पर वो उसका ड्यूरेशन वेरी करता है। उसके बाद बच्चे का एक्चुअल ट्रीटमेंट शुरू होता है। बहुत सारे फिर रीजंस पे आते हैं नहीं होते जाने के लिए, तो क्या करें? वो ज़बरदस्ती आपको, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है, वरना तो ये बच्चे के जो अगर इसको अभी ड्रग्स नहीं मिलेंगी ना, तो इसकी बहुत बुरी कंडीशन होती है। विड्रॉल इफेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत पेनफुल होते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये वाला बच्चा जो है गलत कंपनी का शिकार हो? जी बिल्कुल, कंपनी तो अडल्ट्स के बीच में बैठ पीयर प्रेशर भी वो है ना, कूल बनने के लिए कि ओ अच्छा ये पी रहा, मैं भी का हिस्सा उससे आप ऐसे इसके डिटॉक्सिफिकेशन के बाद फिर जब ट्रीटमेंट आएगा ना, फिर कॉजल फैक्टर्स पे हम देखते हैं ना, क्या वो घर का एनवायरनमेंट था, या वो क्यों, क्या इसने दोस्तों के साथ अभी आप कह रही हैं पहले इसकी ट्रीटमेंट जरूरी है। पहले ट्रीटमेंट जरूरी है, इमीडिएटली इनको लेके जाना है रिहैबिलिटेशन सेंटर। वहाँ डिटॉक्सिफिकेशन के बाद वहीं पे इसकी जो है ट्रीटमेंट जब शुरू होती है, फिर उसमें फैमिली फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, किस माहौल में बच्चा, फिर बाकी चीज़ों पे गौर किया जाता है कि अब कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये बच्चा इसका शिकार हुआ। अब अगर वो फैमिली में है तो वो फिर फैमिली काउंसलिंग की जाती है। अगर पीयर्स के प्रेशर में किया कि दोस्त यूज़ कर रहे थे, कोई इंटेंट नहीं थी, अक्सर घरों में बाप भी ड्रग्स वगैरह लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि स्मोक हमारे घर में कोई नहीं लेता, तो अगर माँ बाप लेते हैं तो वो तो देखें आपकी, इसका मतलब है कि वो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि माँ बाप ले रहे हैं तो बच्चे भी लेंगे। चाहे अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि बच्चा आपका ड्रग नहीं लेगा, तो स्मोकिंग
स्मोकिंग एक इंडिकेटर है, आप उसे कह रहे हैं कि एक्सेप्टेबल बिहेवियर है। वो बच्चा हो सकता है दोस्तों के साथ स्मोकिंग शुरू करे, दोस्तों में से उसी स्मोकिंग में बच्चे कुछ और ऐड करके अब अगर जैसे आप आजकल देखती है तो स्मोकिंग की बात है, वेप जो है वो इतनी कोई कॉमन हो गई है, छोटे-छोटे बच्चों के पास, छोटे-छोटे बच्चों के पास, it's not a big deal, it's not a big deal, और ये फैशन सिंबल समझा जा रहा है। माँ बाप भी बुरा नहीं मान रहे, बल्कि नई नई चीज ला के दे रहे हैं। अब छोटा वो आ गया साइज, क्या मुसीबत है। ये जो है बेसिकली वेप है, ये बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट हैं वो ज्यादा डेंजरस है कंपेयर टू के जो आप नॉर्मल सिगरेट लेते हैं। हाँ, बट ये बहुत नॉर्मलाइज हो गया है ये, मतलब बहुत छोटे छोटे बच्चों के पास वेप है और उनके पेरेंट्स को पता है, और बच्चे को कुछ नहीं कहते कि नहीं तो उसने वेप ही तो कर रहा है, अवेयरनेस नहीं है। एक ये कंडीशन और एक और कंडीशन, इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म हो, एक वो कंडीशन होती है जिसमें दोनों पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं, दोनों बहुत बिजी होते हैं, जॉब करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों को हर चीज़ प्रोवाइड कर देंगे तो हमारी पेरेंटिंग यहाँ ख़त्म हो जाएगी। ये भी बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। तो और दूसरा ये, आप अपना पेट काट लें, लेकिन कोशिश करें अपने, आप जहाँ शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ का माहौल ज़रूर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़, हमें ऐसा लगता है, मैंने नहीं दिखाया था शुरू में, एक खराब स्ट्रॉबेरी पूरी डब्बे को खराब कर देती है। सो प्लीज़ ये पेट काट लें, 2 वक्त का खाना खाते हैं, 1 वक्त का खा लें, लेकिन आपके अगर आज आपने बेहतर अपना माहौल दे दिया ना बच्चे को, तो उसकी तरबियत आपके लिए आसान हो जाएगी। सादिया, कितना भी आपका घर का अच्छा माहौल है, आपका मोहल्ला खराब है, आप कितने दिन तक बच्चों को घर में बिठा के रखेंगे? चलो लड़कियों को तो बिठा लेते हैं, लड़कों को आप बच्चों का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। अगर आप उन्हें घर में बिठा देंगे तो वो कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इसलिए प्लीज़ इसके लिए ज़रूर सोचें कि आप सबसे पहले, इसके बाद, इनके इलाज के बाद, कि आप वो जगह छोड़ें और किसी बेहतर जगह पे जाएं। वो बहुत, लेकिन आजकल तो बेहतर जगहों पे भी ये सब कुछ हो रहा है। स्कूल्स में हो रहा है बेहतर, मतलब लाइक हम क्या, हमें लगता है डिफेंस का इलाका पॉश इलाका है, ये सारी कहानी जो जहाँ से ये प्रोग्राम शुरू हुआ ये उसी इलाके में हुआ है। बिल्कुल। आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इलाकों को? अब तो वो वाली कहानियाँ भी नहीं रही, जिसके पास पैसा है वो शिफ्ट हो जाता है आके, चाहे उसकी कैसी भी तरबियत हो या कैसा भी रहन सहन हो। इसके लिए बच्चों की आपको जो है ना एक्टिविटीज़ पे बहुत नज़र रखनी पड़ती है। वो जैसे सादिया ने भी बात की ना कि दोनों पेरेंट्स बिजी हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है बच्चे के साथ बैठ के कम्युनिकेट करें, तो वो बच्चा फिर होता ही है कि आप इतना बिजी होते हैं या घर के रूटीन के बाद इतना थक चुके होते हैं कि आपको टाइम ही नहीं मिलता बच्चों से बात करने का। आपका एक डिनर टाइम होना चाहिए कि जिसमें आप एटलीस्ट सारी फैमिली साथ बैठें, या अगर नहीं भी है वो टाइम आपके पास तो डेली आप अपने बच्चे के साथ आधा घंटा बैठ के कम्युनिकेशन करें। अच्छा, 2 चीजें होती हैं सादिया, एक तो माँ बाप दोनों बिजी हैं, दूसरी एक माँ बिल्कुल घरेलू है, इतनी नाइव और इतनी भोली है कि उसको कुछ नहीं पता दुनिया का, नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। ये आपको कुछ नहीं पता। आप यकीन माने, मुझे भी कुछ नहीं पता। आजकल की जो पढ़ाई है मुझे समझ ही नहीं आती, जो मेरे पास सम्स लेकर आती है, मैं कहती हूँ मैं वैसी, मैं तुम्हें फारिग, लेकिन तुम्हें आपने एक्ट करना है। मुझे सादिया, तुम्हें अगर ये चीजें नहीं पता मगर तुम्हें दुनिया का पता है, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि बहुत सारी माएँ हैं ना, जब हमें नहीं चीज़ों का पता होता, आप यकीन माने, लेकिन आप थोड़ा एक्ट करें कि आपको वो चीज़ पता है, आप जानने की कोशिश करें। अच्छा, मुझे नहीं पता, तुम ज़रा समझाओ कि ये ऐसे कैसे क्या होगा, वो उससे क्या होगा, आपकी दोस्ती डेवलप होगी। अच्छा, मम्मा को समझ नहीं आ रहा है या अम्मी को समझ नहीं आ रहा है, मैं समझा दूंगा। मुझे वही वाली बात जो इससे पिछले केस में कह रहे थे ना कि वो बड़ा बन जाएगा एकदम से, कि वो बन के आपको समझा रहा है, अथॉरिटी, कि मेरी माँ को मेरी एक चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं इनको समझाता हूँ, कि फिर आप उससे सवाल कर सकते हैं, अच्छा इसमें गलत क्या है, इसमें सही क्या है, ये भी बताओ बेटा। तो ये ज़रूर प्लीज़, मैं इन दी एंड जो आपका, मुझे लगता है आपके घर का माहौल, अगर आप अपने बच्चों से दूर हो गए, आप उनको हग नहीं करते, उनसे कम्युनिकेट नहीं करते, आपको हर तरह की प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। फिर और एक टाइम आता है, एक एज आती है, बच्चे थोड़ा दूर होते हैं, टीन एज है, वो अपने दोस्तों के ज़्यादा करीब होते हैं, सो फिर आप क्यों ना उनके दोस्तों से दोस्ती कर लें। दोस्तों से दोस्ती कर लें, क्योंकि जो हमारी एज के ब्रैकेट्स होते हैं ना, 0 to 7 हम कहते हैं इम्प्रिंट है। आपने जो लिखा ब्लैंक स्लेट की तरह, जो आप दिखा रहे हैं बच्चे को ना, वो लिखा जा रहा है। और 7 to 14 जो है वो मॉडलिंग से सीखता है, वो जो ये देख रहा होता है कि क्या इन्वायरमेंट में हो रहा है। 14 एंड ऑनवर्ड्स वो फिर सोशल इंटरेक्शन, वो फ्रेंड्स से सीखेगा, वो दोस्तों को देख रहा है। तो हर एज का एक इन्फ्लुएंस है। बियॉन्ड एडोलेसेंस पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए वो जो मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन कहते हैं ना, यू कांट गो इनटू डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, लेकिन ये पता हो कि बच्चा क्या कर रहा है, किसके साथ मिल रहा है, एक्टिविटीज़ क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। और दोस्तों की बातें, जैसे होता है ना वो वाली चीज़, आप सास और नंदों की बातें ना उगलवाएं, मगर किन के साथ बैठ रहे हैं, दोस्त कौन है,
वो उगलवाना घर पे बुला बहुत लें, जरूरी घर पे है। बुलवा लें। कभी बिल्कुल। होता है ना महीने में एक दफ़ा, 2 महीने में खाने पे दोस्तों को बुला लें। पेरेंट्स पहचान लेते हैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता। फिर एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम बात कर रहे हैं अपने शो पे बच्चों की तरबियत के बारे में और उनको कैसे हैंडल किया जाए बेसिकली। सो अभी हम ब्रेक पे ये बात कर रहे थे कि हमें समझ नहीं आता कि बच्चों को की जासूसी की जाए कि नहीं, क्योंकि ओल्ड स्कूल पेरेंटिंग तो ये थी, अम्माएँ थोड़ी अब्बा नहीं, अम्माएँ जासूसियाँ करती थी, फ़ोन सुन रही हैं, सवालात हो रहे हैं, चीज़ें बराबर में आके बैठ गई, बराबर में आके बैठ गई। हाँ, फ़ोन अगर दोस्त से गुफ्तगू हो रही है, चुपके से सुन रही हैं क्या बातें हो रही हैं। हाँ, या फिर अगर आपकी दोस्त आपके घर भी आई हुई है तो कमरे के बाहर कान लगा के सुन रही है। सो ये जासूसियाँ सारी अम्माओं ने की है। तो हम करें या ना करें, क्योंकि आजकल तो बच्चों को अपने राइट्स पता है, फौरन शुरू हो जाते हैं, दिस इज माई स्पेस। बिल्कुल क्या ना करें? बिल्कुल ना करें, ना करें जासूसी। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग जो है ना, देखिए इसमें क्या होगा, सेल्फ वर्थ लो हो जाएगी बच्चे की, ठीक है, एंजाइटी हो जाएगी, फिर उसका रिलेशनशिप आपके साथ क्या होगा कि घर में मेरा अपना या मेरी पेरेंट ही मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती है, ठीक है। फिर जब वो थोड़ा बड़ा होगा ना, आप ही होंगे जो कहेंगे कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस तो आपने खा लिया पहले ही उसका, उसको कहाँ से आएगा कॉन्फिडेंस? वो घर से ही आएगा ना। जब ट्रस्ट नहीं है तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? तो ये हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग ना करें, ठीक है। राइट्स बराबर के रखें। देखें, जैसे ऐसा है कि लेट्स सपोज अगर आप उसे अपने मोबाइल का पासवर्ड बताएं, ठीक है, ये एक पूरे तरीके से उसके ऊपर भी एक अखलाकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो भी आपको बताए। पहले आप बताएं, ठीक है। मियाँ तो ऐसे नहीं करते। और वो तो फिर एक पूरा शो उसके लिए चाहिए था, मियाँ के लिए, तो ठीक है। तो आप अपना पासवर्ड बता के उसको इनवाइट करें एक अच्छी ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। उसको पता चल जाएगा, वाह मेरी माँ मुझ पे इतना भरोसा करती है। सूनर और लेटर, मतलब ऐसा नहीं कि अभी आपने बताया फौरन का अब तुम अपना बताओ, नहीं, ऐसा नहीं होता। लेन देन इस तरीके से नहीं है। वो उसको इस चीज़ के लिए ट्रेन कीजिए, बराबरी की रिलेशनशिप हो जाएगी। और इस पे बहुत, जैसे मैंने अभी बात की ना कि जो टीनेजर्स होते हैं ना, तो आप उनके दोस्त बन के रहें। तो दोस्त क्या करते हैं, दोस्त अपनी हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते हैं, वो कुछ भी हाइड नहीं करते हैं। तो व्हेन यू विल बिकम उनके दोस्त बन जाएंगे, यू विल बिकम अ फ्रेंड ऑफ देम, तो फिर वो हर चीज़ आपसे शेयर करेंगे। और जहाँ तक थोड़ा सा एक एलिमेंट जो है, अगर आपने करना भी है, क्योंकि बाज़ वक़्त अगर आपको उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी लग रही हैं जिस पे आपको डाउट हो रहा है कि ये हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं है या बिहेवियर नहीं है, तो उस पर आप जैसे मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन तो करनी ही होती है, लेकिन उसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि जासूसी करें, लेकिन थोड़ा सुपरविजन रखें, बहुत इनडायरेक्टली, कि जिसमें उनको ये पता नहीं चले कि आपने किया है। जैसे फ़ोन चेकिंग, अगर आपको पासवर्ड पता है तो कहीं रैंडमली आपने चेक कर लिया व्हेन दे वर नॉट देयर एंड फोन वाज प्लेस्ड, जस्ट टू सी के व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, ठीक है। या कभी लैपटॉप घर पे बच्चा नहीं है और रखा हुआ, उसका तो ओपन करके देख लें कि क्या है। कभी उनकी अगर आपने नोटबुक्स हैं या रूम में आपने ड्रॉर्स ओपन करके देख लिए, बट इट हैज़ टू बी वेरी ओकेजनल, बहुत कम ऐसा करना है आपने, और एज पर नीड करना है, बहुत डायरेक्ट नहीं कि बच्चे को पता। और देखना भी ऐसे नहीं कि पता चले कि आपने ड्रॉर सारा उलट पुलट कर दिया, बच्चा आए तो उसे पता ही चल गया कि कोई चीज़ आपने देखी है। तो बहुत उसको अगर कर भी रहे हैं और ज़रूरत है करने की, क्योंकि आपको एक्टिविटीज़ ऐसी लग रही हैं, तो तब ऐसा कीजिए। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम आप ट्रस्ट करें, क्योंकि ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चा कह रहा है और आपका बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा, तो आप उस पर ट्रस्ट करें कि बच्चा कह रहा है वो सही कह रहा है। तो ये आपको बेसिकली, लेकिन उसका दोस्त बन के रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोस्ती करना। मैं ऐड करना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब जो कह रही ना, ये मेरे ख्याल से सेकंड स्टेप हो। फर्स्ट स्टेप, अगर आपको लग रहा है आपका बच्चा परेशान है, अपसेट है, बार बार मोबाइल देख रहा है, इरिटेट हो रहा है, घर में उसका मूड ऐसा चेंज हो रहा है, पहले उसको बिठा कर पूछ लें। अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं बता रहा, ओपन अप नहीं हो रहा, और आप कंसर्न है, और आपको थोड़ा सा दिल में फील हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है, आपकी माँ की इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होती है। जब आप माँ बनते हैं तो आपकी सिक्स सेंस बहुत तेज हो जाती है, वेरी शार्प, बिल्कुल। सो ये वाली बात है। हाँ, जहाँ कहीं ना कहीं आपको फील हो ट्रू। अगर देखिए, अगर वो कोई चीज़ शेयर नहीं कर रहा ना, आपकी उस पे सुपरविजन पे या आपके किसी सवाल पूछने पे वो इरिटेट हो रहा है, तो उसका मतलब गड़बड़ तो वहाँ है, तभी तो वो इरिटेट हो रहा है ना। अगर चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं तो उसको ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए या डिफेंसिव मोड में नहीं जाना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चल रही हूँ। प्रॉब्लम्स तो ऐसी हैं कि ख़त्म नहीं होंगी, शो ख़त्म हो जाएगा। हुमा हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम सलाम निदा जी। निदा, मैं कहना चाहूँगी कि मैं भी जॉब करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं जी। एक रात की बात है कि मुझे
थोड़ी प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो मैं पानी पीने के लिए उठी और मुझे लगा कि शायद दूध भी मैं चूल्हे पे भूल गई हूँ, तो वो रखती हूँ और पानी पी कर आती हूँ। जैसे ही मैं अपने रूम से बाहर निकली तो बराबर में ही मेरी बेटी का रूम है। तो मुझे कुछ गॉसिप की कुछ आवाज़ें आई, कुछ बातचीत करने की, तो मैंने अपने पाँव रोक लिए कि इससे पहले मैं किचन में खड़पड़ करूँ ये बातें सुनने को ना मिले। तो मैंने थोड़ा कान लगा के सुना कि मेरी बेटी जो है वो किसी से बात कर रही थी और वो कुछ जुमले ऐसे थे कि जो शायद मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। तो मैंने उसका दरवाज़ा खोला और मैं अंदर गई। मैंने कहा कहाँ है फ़ोन तुम्हारा? मैंने फ़ोन ढूंढा, ढूंढने के बाद फ़ोन मुझे मिल गया और वो मुझसे बदतमीज़ी करने लगी। क्या हुआ, क्या हो गया? आप आधी रात को मेरे कमरे में आ गई, मैं सो रही हूँ, मम्मा क्या कर रही हैं आप? मैंने कहा अनाया मुझे अपना फ़ोन दे दो। किसी तरह मैंने उससे फ़ोन छीना और फ़ोन की चिकचिट मैंने चेक करी। उसके बाद मैं उसके पास बैठी, मैंने कहा मुझे बताओ बेटा ये आप किससे बात कर रहे थे? बोली मैं कज़न से बात कर रही हूँ। मैंने बेटा मैं देख चुकी हूँ ये कज़न नहीं है आपकी, आप मुझे बताएं कौन है ये? तो कहने लगी मम्मा एक लड़का है जिसे मैं लाइक करती हूँ, पसंद करती हूँ। तो मैंने कहा बेटा अनाया क्या हो गया है अनाया आपको? बेटा आपका दिमाग सही है? आप 15 साल की हो, 9 क्लास में पढ़ रही हो, या आप बोल क्या रही हो मुझे? आप यकीन करें निदा मैं बिल्कुल हैरान हो गई सुन के, यार मैं इस पोजीशन को कैसे हैंडल करूँगी। खैर मैंने वो फ़ोन तो उससे ले लिया, लेकिन मैं अब जॉब करती हूँ, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं जॉब पर होती हूँ, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल वहीं लगा रहता है कि ये स्कूल पहुँची, मैं वैन वाले को कॉल करती हूँ कि आपने छोड़ दिया। फिर जब वो घर आती है मैं अपनी सास को कॉल करती हूँ कि मामा अनाया घर आ गई। और मैं इसी टेंशन में लगी रहती हूँ कि मैं अपनी जॉब पे भी तवज्जो नहीं दे पा रही। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करूँ। एज़ मदर तो मैं आपको ये कहूँगी, ज़ाहिर है मेरी भी एक टीनेज बेटी है, कि जब हमने हार्मोन्स की बात की तो बच्चों में जब हार्मोन्स यही वो एज होती है जिस पे कहते हैं ना कि उन पे बहुत नज़र रखने की ज़रूरत है, मगर आप इस तरह परेशानी से तो इस चीज़ को टैकल नहीं कर सकेंगी। और ना ही अगर बच्चियाँ ज़ाहिर जा रही होती हैं, दोस्तें होती हैं तो रुकती हैं, बल्कि आपको बैठ के बच्चियों के साथ जनरली गुफ्तगू करनी पड़ती है, बात करनी पड़ती है। एज़ मदर मैं आपको मशवरा दे रही हूँ, एक्सपर्ट राय आपको मेरी बात मिलेगी और आप उनसे नॉर्मली गुफ्तगू करेंगी कि क्या ज़िंदगी है, क्या होता है, क्या नहीं होता, क्यों इस एज में ऑपोजिट सेक्स अच्छी लगती है, क्या वजह होती है। ये सारी बात माएँ हमारे माशरे में नहीं करती अपनी बेटियों से, और नहीं करने की वजह से माँ और बेटी या फिर बाप के दरमियान भी एक गैप आता चला जाता है, बन जाता है। अगर आप शर्माए बगैर अब आपकी औलाद है उससे बहुत सारी ऐसी बातें कर लेंगी तो वो बहुत सारी बुरी चीज़ों से बच सकती है और वो सही लोगों का इंतखाब दुनिया में करेगी राइट टाइम पर। तो हमारे यहाँ चक्कर ये है कि ये एक अलमिया है, दोस्ती नहीं करते, हाँ, इस बारे में बात नहीं करना, ये गलत बात है। जिस तरह आपने कहा कि वो तो 15 साल की है, 15 साल क्या, अब तो 12-13 और भी छोटी उम्र की बच्चियां जो हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं, लोग बच्चों से ज़्यादा पता नहीं किस हद तक चली जाती हैं। मैंने भी कल ही इसी तरह का एक जगह पे मैं गई जहाँ ये टॉपिक ही ये था, और मैंने उन बच्चियों से मेरी मुलाकात हुई जो अपने घरों से भागी हैं, 12-12, 13-13 साल, 14-14, और उनकी गोद में बच्चा भी है। तो आप सोचें तो इसलिए हमें अपने बच्चों से बैठ के बात, आजकल बच्चों को लॉजिक्स चाहिए, लॉजिक्स चाहिए, प्लस 15 साल की बच्ची को अपने यानी फिर फैमिली वैल्यूज़ में भी आ जाता है ना, या क्या डिसिप्लिन है। 15 साल की बच्ची को फ़ोन देने की क्या ज़रूरत थी? और अगर फ़ोन ये है कि आप पेरेंट्स जॉब पे हैं, कम्युनिकेट करना है, घर में आप बता रहे हैं कि दादी भी है, तो आप स्कूल आवर्स में दे देते कि स्कूल आवर्स में अगर बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना है तो सुबह वो ले जाए फ़ोन और फिर वो वापस लेके आ हमारे पास तो नहीं था मोबाइल, हाँ नहीं था ना, और अभी भी हम कहते हैं पेरेंट्स को आपने अगर देना है जब बच्चे कॉलेज लाइफ में चले जाएं आप फिर दे दीजिए। 15 साल की बच्ची तो उसको नहीं पता कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है। प्लस अगर आपने उसको देख भी लिया था कि वो किसी से बात कर रही है तो इनको नॉर्मली रूम में जाके उससे पूछ लेना चाहिए था, रादर कि आपने उसके हाथ से मोबाइल छीना फिर कन्फ्रंट किया। तो वो अगेन वही वाली बात है ना कि डर ख़त्म हो गया, तो अब तो सब चीज़ें खुल गई हैं, वो बहुत ओपनली भी कर सकती है। बट शी नीड्स टू सिट विद हर और उनसे बात करें, और अगर सपोज़ अगर वो किसी को लाइक भी करती है
तो कुछ आप उसके साथ रूल सेट कर लेना, क्योंकि आप वो कहते हैं ना, ये जो एडोलेसेंस एज होती है बहते पानी की तरह होती है, तो बहते पानी के आप आगे बांध देंगे तो क्या करेंगे, पानी कहीं और से रास्ता बना लेगा। तो ये सिमिलर यही है कि आप इनको नहीं, क्योंकि सोचने समझने की सलाहियत डेवलप ही नहीं हुई है कि वो आपकी बात को अंडरस्टैंड करेंगे। और प्लस इस वक्त इन्हें वो शख्स अच्छा लगेगा जो इनको मोहब्बत दे रहा है, प्यार दे रहा है, वो आपका डांटना डबटना मोहब्बत दे रहा है, प्यार दे रहा है, दोस्ती कर रहा है, सुन रहा है। अच्छा, क्या बात हुई, क्या हमेशा ये नोट करें इस एज में वो उन दोस्तों की तरफ ज्यादा माइल होती हैं जो उनकी बातें सुनती है, जो चटखारे लेती है। अच्छा, तुम्हें क्या कहा, तो आप देखें आपके बच्चों की दोस्तें बदल जाती हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल इस एज में बिल्कुल ऐसा ही है। और इनको थोड़ा सा अगर वो पसंद करती है तो आप उससे कहें कि देर इज कोई इसमें बुराई नहीं है अगर आप किसी को पसंद करते हो, बट देर कुछ बाउंड्रीज हैं। आपको पहले यू हैव टू फोकस ऑन योर एजुकेशन। आप मिल लीजिए, जिसको वो पसंद करती है आप कह लीजिए कि उसे घर पे बुलाइए, आप मिल के देख लें एंड सेट सम बाउंड्रीज। ठीक है कि ये पढ़ाई पे फोकस करो, फिर उसके बाद जो है ये एज है तुम्हारे डिसीजन लेने की। सो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा वट एवर डिसीजन यू विल टेक। और इस चीज़ को बहुत नज़ाकत से, बहुत सेंसिटिविटी के साथ हैंडल करना पड़ेगा और प्यार से। हाँ, इसमें आपको अपने हस्बैंड्स को शामिल करने की जरूरत नहीं है एज मदर्स, अगर बच्ची का मामला है, क्योंकि हस्बैंड्स का दिमाग वही वाली बात होती है कि वो थोड़े से अलग होते हैं। लेकिन जरा सी हेडलाइन उनके कान तक पहुंचाना भी जरूरी है। एज को पेरेंट आप जाहिर है साथ मिलकर कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे इन दी एंड, फिर मैं वाइंड अप करूंगी। मैं ये कहूँगी कि देखिए बहुत ही रियलिस्टिक बात ये है कि जब आप बाहर निकलेंगे, स्टेप आउट करेंगे घर से बाहर, लोगों से इंटरेक्शन होगा और ये चीज़ें सदियों से होती आई हैं, होती रहेंगी। पहले लोग नोकिया 3310 पे करते थे, अभी दूसरे फोन आ गए, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि आप ना एकदम एंजल की पोजीशन ना ले लें, मैंने तो सारी जिंदगी ऐसा कभी कुछ नहीं किया, हम तो सोच भी नहीं सकते, ये है वो है। बल्कि थोड़ा नीचे आइए एंजल से, क्योंकि आप बन गए एंजल ऐसी बातें करके और बच्चे को बना दिया आपने एक आम इंसान। अब ये फरिश्ते का और इंसान का कैसे रिश्ता बन सकता है? आपने नीचे आना है कि हाँ ठीक है बेटा, आई अंडरस्टैंड, ऐसी एज में ये चीज़ें होती हैं। मेनली जिस चीज़ पे आपने फोकस करना है वो ये नहीं है कि उसको मुट्ठी में बंद करके रख लें किसी संदूक में। आपने फोकस करना है उसकी मोरालिटी के ऊपर, उसकी बाउंड्रीज के ऊपर, कि बेटा लिमिट्स होती हैं हर रिलेशनशिप की। मेनली आपने ये अगर मुझे लगता है माएँ उनको अपनी मिसालें देके समझाएंगी ना, जब हम थे ना उस एज में तो ऐसा हुआ था, तो पता है फिर क्या हुआ था, उस वक्त ये होता है, उस वक्त ये होता है। मेरा ख्याल से अगर माएँ, जो आपने एंजल वाली बात की, मैं उससे पकड़ती हूँ कि माएँ ये बताएं कि भाई हम भी इंसान, मैंने भी गलती की बेटा, लेकिन बाद में मैं रिग्रेट कर रही थी, मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मेरी एनर्जी वेस्ट हुई, क्योंकि इससे उसको पता चलेगा ओ यस ये अंडरस्टैंड कर रही है मेरी माँ, खुल के अपनी माँ के साथ जो है शेयर कर पाएगी चीज, बिकॉज अंडरस्टैंड कर रही है। और क्या चाहिए? बिल्कुल, बहुत ये एक बहुत प्यारी बात है कि आप अपने आप को उसके बराबर रख देंगे अगर, तो ही तो दोस्ती होगी, तो ही दोस्ती ऐसे थोड़ी हो सकती है। ऑब्वियसली कोई चीज तो सो मच आप लोगों का, बहुत सारी बातें हमने आपसे सीखी। और ऑब्वियसली जब बंदा एक दूसरे के साथ बैठता है तो सीखता है। अगर ख़वातीन भी एक साथ बैठ के इस तरह की डिस्कशंस करती हैं तो उनके एक्सपीरियंसेस से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है एज अ पेरेंट। तो इस चीज़ पर कभी भी ताले मत लगाएं, और सीखता बंदा कब्र तक है। तो सीखने का अमल जारी रहता है। और अगर पेरेंट हैं आप और पहली दफ़ा पेरेंट बने, कोई गलतियां हो गई आपसे पेरेंटिंग में, तो उसको इतना सर पे सवार नहीं करें। हर रास्ते का कोई ना कोई दुरुस्त रास्ता होता है, और अगर आपके घर में बच्चे भटक गए हैं तो ऐसा नहीं है कि वो सही रास्ते पे नहीं जा सकते। दुआएं करें, कोई दवा करें, ज़रूर आपकी ज़िंदगी के हालात बेहतर हो जाएंगे। सो इसका मुकाबला करें। मैं तो सारी माओं से कहूँगी ये एक जंग है, ये एक जिसको हमने मरते दम तक लड़ना है। और ये ना समझे कि अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, अब तो मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। उनके बच्चे भी हो जाएंगे, वो बड़े भी हो जाएंगे, आपकी ज़िम्मेदारी कब्र तक ख़त्म नहीं होगी। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।